सभी को सप्रेम आशीर्वाद। आज बहुत बढ़िया सत्र है। उससे पहले हम बजरंगबली जी को याद करेंगे, उनके कुछ 12 नाम हम याद करेंगे, उससे सीख क्या है ये भी देखेंगे, और हनुमान चालीसा बोल के हम शुरू करेंगे, या उसके कम से कम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोलेंगे। ठीक है, ओके। सो विद्यार्थियों के लिए हनुमान जी के कुछ 12 नाम एवं संदेश। वैसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये मैंने आश्रम में भी मैंने एक बार कहा था। हम जब हनुमान जी को नमन करते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, ये गुणगान उनको तृप्ति करने के लिए नहीं है। गुरु जी हमेशा बोलते थे कि भाई ये जो भी आप भगवान को तो नमन करते हो, ये नहीं सोचना कि भगवान आपके नमन के भूखे हैं या आपके दक्षिणा के भूखे हैं। वो आपको उन सब गुणों को अपने अंदर आत्मसात करना है। उससे क्या सीख मिलती है, वो आत्मसात करना। तो इसीलिए उसी में गुरु जी को ये सब याद रखते हुए हम युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप न्यूरोथेरेपी के जनक परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर लजपत राय बेहरा जी की जय जय। ओके, सो नाम केवल स्मरण के लिए नहीं बल्कि जीवन में अपनाने के लिए होते हैं, स्पेशली भगवान के नाम, कोई भी नाम। तो सबसे सिंपल नाम कुछ चुने हुए हैं। हनुमान। हनुमान का मतलब क्या है? शक्ति और साहस के प्रतीक। और इससे सीख क्या मिलती है? शक्ति और साहस के प्रतीक का मतलब क्या है? खुद पर विश्वास रखो। और फिर जब खुद को याद नहीं होता है, कोई जांबवान मिल जाते हैं उनको याद कराने के लिए उनके शक्ति के ऊपर, और उसी शक्ति से उन्होंने लंका तक जाके फिर वहां से सीता जी का दर्शन वगैरह करके सब वापस आए। तो हनुमान हो गया। अंजनी सुत, अंजनी उनकी माता का नाम है। तो अंजनी सुत माने पुत्र। तो अंजनी सुत का मतलब अंजनी जी के माता अंजनी के पुत्र। और उससे सीख क्या मिलती है? माता पिता का सम्मान करो। इसलिए वहां कहा गया है पवन सुत, तो भी है ना, वायुपुत्र पवन सुत, ये सब पवन देव के पुत्र। और ये पवन का गुण क्या है? उत्साह और ऊर्जा से काम करो। पवन कितनी शक्ति से सब जगह काम करता है ना। तो जब हम वायुपुत्र बोलते हैं, पवन देव पवन पुत्र बोलते हैं हनुमान जी को, तो उसमें हमें सीख मिलती है कि उत्साह और ऊर्जा से काम करो। फिर महाबल, उनकी तो शक्ति आपको पता ही है, पर्वत को ही, संजीवनी पर्वत को ही उठा के लेके आए थे। तो महाबल मतलब अपार शक्ति वाले। और इसमें हम केवल सोचेंगे बल एक प्रकार की होती है, बट एक्चुअली बल, शारीरिक बल तो होता ही है, इसके साथ साथ हनुमान जी का बड़ा गुण क्या था? मानसिक बल। तो इसलिए शरीर के साथ मन को भी मजबूत बनाओ। और राम के सखा और राम के इष्ट ये थे, तो रामेष्ट उनका एक नाम है, रेयर नाम है, ये ज्यादा प्रचलित नहीं है। रामेष्ट, भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त। और इसका सीख क्या है कि अच्छे मित्र बनो और मित्रों का साथ निभाओ। तो और आपको तो पता है कि उन्होंने कैसे मित्रता साथ निभाई। तो फिर पिंगाक्ष, अक्ष माने चक्षु, अक्ष, ठीक है। पिंगाक्ष का मतलब तेजस्वी नजर वाले, तेजस्वी नेत्रों वाले। और ये नेत्र किस लिए है? अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए। तो ये सीख है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। फिर अमित विक्रम, विक्रम माने पराक्रम, अमित विक्रम ना, अमित माने असीम, तो असीम पराक्रम वाले। और उसका सीख क्या है? पराक्रम कब जरूरत होती है? कि कठिन परिस्थितियों से मत डरो, कठिन परिस्थितियों से मत डरो। फिर उदधिक्रमण, ये भी एक रैर नाम है, उदधिक्रमण। उदधि माने समुद्र, ओके, पयोधि उदरी, तो समुद्र को लांघने वाले, क्रमण लांघने वाले। और इसका सीख जो है, श्री अब्दुल कलाम जी जो बोलते थे, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने का साहस रखो। याद है ना? सब मैंने वो बोलते थे ना कि ये सपना ऐसा होना चाहिए जो आपको नींद सोने नहीं दे, है ना।
सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं दे। तो ये चीज है, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने का साहस रखो। और फिर वो लंका किस लिए गए थे? सीता शोक विनाशन। तो उनका नाम ही सीता शोक विनाशन, सीता माता के दुख दूर करने वाले। और सीख क्या है? दूसरों के दुख को समझो और मदद करो। ठीक है, तो इसमें से मैंने बहुत सारी कहानी अभी जब से आ जाते हैं, याद आते हैं, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें जो है, जो सीख हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और लक्ष्मण प्राणदाता, आपको तो मालूम है किस लिए संजीवनी पर्वत लेके आए थे? लक्ष्मण जी को जीवन दान देने वाले। और इसका सीख क्या है? जरूरतमंद की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना। जरूरतमंद की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना। और एक मैंने रेयर, बहुत ही रेयर नाम है, मैं सुना भी नहीं है पहले। दशग्रीव दर्पहा, रावण के घमंड को तोड़ने वाले। और ये रावण के घमंड को तोड़ते समय अपना घमंड नहीं होना नहीं चाहिए। इसलिए सीख क्या है? कभी अहंकार मत करो, विनम्रता ही सबसे बड़ी ताकत है। तो ये है सबसे 11-12 नाम। और इसमें से हम हनुमान चालीसा से या हनुमान जी से हम क्या सीख ले सकते हैं? पहले, मेहनत करो बहाने नहीं। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत उत्तम सीख है। मेहनत करो बहाने नहीं। माता पिता और गुरु का सम्मान करो, कठिनाइयों से मत डरो, दूसरों की मदद करो, सफल होने पर भी अहंकार मत करो। मेहनत करो बहाने नहीं, माता पिता और गुरु का सम्मान करो, कठिनाइयों से मत डरो, दूसरों की मदद करो, और सफल होने पर भी अहंकार मत करो। ओके, अभी क्या थोड़ा सा खांसी आ गई थी, तो 5 चीजें आपको याद रहेगा। मेहनत करो बहाने नहीं, माता पिता और गुरु का सम्मान करो, कठिनाइयों से मत डरो, दूसरों की मदद करो, और सफल होने पर भी अहंकार मत करो। तो हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि शक्ति से बड़ी बुद्धि है, बुद्धि से बड़ा चरित्र है, और चरित्र से बड़ी कोई सफलता नहीं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अभी क्या हनुमान चालीसा पूरा बोलेंगे या उसका कुछ मीनिंग बोलना है क्या, या इतना काफी? अभी 114 लोग ही जुड़े हैं क्या? हेलो राकेश जी। हाँ पंडित जी, हाँ आचार्य जी, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी और लोग जुड़ रहे हैं, अभी लोग जुड़े नहीं हैं, तो आप बोल सकते हैं, कोई हाँ ठीक है, वेरी गुड, हमारे पास टाइम है। ओके ठीक है, चलो। ओके, अभी हम हनुमान चालीसा का सार, ये वैसे तो ये मैंने नेट से ही मिला है मुझे, लेकिन इसमें से कुछ कुछ जो अपने अनुभव से भी मैं कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो जय हनुमान सभी को मालूम है, तो मैं मीनिंग्स बोल देता हूँ, क्योंकि वो हम पाठ करेंगे और मीनिंग बोलेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, देखेंगे ऐसे से बनता है। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट वर्ड। संदेश क्या है? केवल अंक नहीं, अच्छे गुण भी जरूरी है, अच्छे गुण भी जरूरी है। फिर और एक है रामदूत अतुलित बलधामा, सच्चाई के साथ शक्ति का उपयोग करें। रामदूत मैंने काफी बड़ा पोस्ट है, राम का दूत। मैंने मुझे याद आता है कि हमारे फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि रामदूत पहला फॉरिन रिटर्न्ड इंडियन, तो बोलेंगे तो हनुमान जी ही थे, पहले फॉरिन रिटर्न्ड इंडियन थे। और उस समय जितने जितने वानर गए वो सब फॉरिन रिटर्न बन गए, तो ये ठीक है। ओके, फिर विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तो विद्यावान गुणी अति चातुर का संदेश क्या है? कि पढ़ाई के साथ व्यावहारिक बुद्धि भी विकसित करें। ओके, तो पढ़ाई के साथ व्यावहारिक बुद्धि भी विकसित करें।
फिर और एक है कुमति निवार सुमति के संगी, संदेश बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी संगति अपनाएं, अच्छा सत्संग, अच्छी संगति अपनाएं। और दुर्गम काज जगत के जेते, वेरी फेमस है ये। इसका संदेश क्या है? मेहनत और विश्वास से असंभव भी संभव बनता है। दुर्गम काज, जो बहुत डिफिकल्ट काज है, जो दुर्गम है मतलब वेरी डिफिकल्ट, वो असंभव काज अनेक लोग सोचते हैं ना, तो आप खुद पे जो भरोसा नहीं रख पाते वो सोचते ये मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तो उससे उसका ये मीनिंग है कि मेहनत और विश्वास से असंभव भी संभव बनता है। और ये भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, बहुत फेमस है ये। तो इसमें आपका मीनिंग है भय, नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह से दूर रहें। और ये गुरु जी भी हमेशा कहते थे कि आप भय मत करो। क्या इसका उदाहरण मैं देता हूँ। कभी कभी ये कुछ डिफिकल्ट बीमारियों के पेशेंट आ जाते थे, ये इवन कैंसर के पेशेंट्स आ जाते थे, तो मैंने थेरेपिस्ट सब लोग जो उनके सलाहकार हैं, कभी कभी वो लोग बोलते थे गुरुजी ये इतना डिफिकल्ट केस मत लिया करो। ये बहुत पहले की बात है। तो गुरुजी बोलते थे देखो बेटा, ठीक है, ये बने या ना बने ये ऊपर वाले के हाथ में है। ये ठीक होना या ना होना ये मैं कुछ नहीं बोल सकता, और मैं इनको कह भी दूंगा। लेकिन वो कहते थे जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तब डॉक्टर मेहरा उनके जिंदगी में आता है। ये मैं हमेशा बिलीव करता हूँ। और दूसरी बात है कि ये हमें छोड़कर और जाएंगे कहाँ, किनके पास जाएंगे? सारे दरवाजे बंद होने के बाद ही तो हमारे पास आए हैं। तो इसीलिए मैं इनको ट्राई करूंगा, उनको बोलूंगा फर्स्ट आई विल ट्राई माई बेस्ट। और जरूर बहुत कुछ पढ़ाई वढ़ाई करके ट्राई करते थे। तो यही है, नकारात्मक संदेह सोच और आत्मसंदेह से दूर रहे। और वो हमेशा पहले बोलते थे देखो मैं ट्राई करता हूँ, डेफिनेटली ठीक होगा, अगर उसको ठीक होना है तो होगा ही, चिंता मत करो। तो फैमिली मेंबर्स को थोड़ी सी सांत्वना मिली। बाकी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति है जो बोलते हैं हम ट्राई करेंगे, तो वही उनको चाहिए था। अच्छा, और एक मजेदार ये किस्सा उन्होंने कहा है हमें, शायद अरविंद बाबू को भी शायद मालूम होगा, इनसे कौन से बैच में मुझे याद नहीं। क्या हुआ था, एक बार एक लेडी, काफी बुजुर्ग लेडी थी, तो वो आए थे कैंसर के पेशेंट। तो वो आई थी, गुरुजी ने उनके बेटे को बोला कि देखो एक नाइट मैं ट्राई करता हूँ और देखेंगे क्या होता है। तो ये बहुत पहले की बात है, 2003-4 होगा शायद। तो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, लेकिन कुछ कारण वो मैंने कुछ दिन के बाद वो नहीं बच पाए। तो वो गुरुजी बहुत उदास हो गई। बोले कि ये क्या, मैंने ये तो क्या मैं इसके लिए आया इनकी जिंदगी में, ऐसे वैसे थोड़ा उदास हो गए थे। फिर वो ठीक है, ने उनको समझाया गुरुजी आपने तो ट्राई किया है, ठीक है। तो कुछ 15-20 दिन के बाद वो गुरुजी ने उनके फैमिली मेंबर्स को सब आते हुए देखा। तो गुरुजी ने कहा ये तो मैं डर गया था कि ये मैंने अभी मुझे ये दोष देंगे कि मैंने उनकी मम्मी को डर मार दिया वगैरह। तो वो लोग आए और वो लोग आके सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम किया, नमन किया और उनके पैर छुए। तो गुरुजी ने बोला क्या बात है बेटा? तो बोलते आप मेरे पैर क्यों छूते हो, मैं तो आपकी मम्मी को बचा नहीं पाया। तो उन्होंने कहा गुरुजी हम क्या बोलेंगे, आप मैंने थेरेपी से पहले हमें रोज रात को मम्मी की हाय हाय सुनकर हम बहुत परेशान होते थे, लेकिन जब से आपने थेरेपी शुरू की तो उस दिन से मम्मी का हाय हाय रात को ना के बराबर हो गया था। और वो बहुत शांति से, वो हमें यही खुशी है कि वो बहुत शांति से विधाता के पास चली गई। तो इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद कहने के लिए आए कि आपके कारण हमारी मम्मी की हाय हाय बंद हो गई थी। तो यही मैंने मुझे अभी भी याद है, तो गुरुजी उसमें रो पड़े थे फिर भी। तो कहने का मतलब है कि मेहनत और विश्वास से असंभव भी संभव बन सकता है। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, माने नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह से दूर रहें। और नासे रोग हरे सब पीरा, ये आपको याद रखना चाहिए।
दो मैंने हिंदू कल्चर में दो श्लोक हैं जो मैंने हर प्रकार के रोग के समय लोगों को कहना चाहिए। एक है हनुमान चालीसा और दूसरा है विष्णु सहस्त्रनाम। और विष्णु सहस्त्रनाम में भी अगर कोई पूरा विष्णु सहस्त्रनाम पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरा ना पढ़े तो एक श्लोक है जो पार्वती जी को महादेव जी ने बताया था। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो ये बहुत फेमस, माने आप 3 बार भी श्री राम राम राम, श्री राम राम रामेति, श्री राम 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 इति, ऐसा श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे। रमे माने मेरी प्रिय, मैंने पार्वती जी को कह रहे ना, मनोरमे मेरे मन की प्रिय, रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम, मैंने सहस्रनाम के तुल्य क्या है, राम नाम वरानने, राम नाम बोलना। और उसमें ये मैंने आज ही मुझे पता चला कि ये श्री राम में 10 अक्षर माना जाता है, 10 का काउंट माना जाता है। श्री राम मैंने इसको बोलते हैं क ख ग घ ङ, ये 5 हुआ, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, यानी ञ क से ञ तक 10 अक्षर है। ओके, और उसमें रा आएगा 9वां अक्षर या क्या, अभी देखता हूँ। क ख ग घ ङ, वैसे छ छ ज झ ञ ट ठ ट र न त थ द ध न, फिर प फ ब भ म, वो 5 हुआ, य र ल व 9, व में 9। तो ऐसा करके उन्होंने बताया कि मैं उसका एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, 2 दिन पहले। तो उसमें उन्होंने बोला कि राम शब्द में 10 काउंट है, और राम को 3 बार किया, 10 to the power 3, राम, श्री राम राम राम, सो 10 to the power 3 माने 1000, और बाकी में वरानने में या कुछ में वो 8 है, इसलिए वो 1008 नाम का तुल्य हो जाता है। ऐसे एक पंडित जी ने मुझे इसमें बताया था। ये भी मुझे ये हो गया कि नई चीजें आज ही आप लोगों को बोलने का ये हुआ है। ठीक, सो नासे रोग हरे सब पीरा, इसलिए हम सबको केवल हम बोले नासे रोग हरे सब पीरा, जब सुमिरे हनुमत बलबीरा, जब हनुमान जो बलबीर कहते हैं उनको हम सुमिरन करने से ही, सुमिरन माने स्मरण करने से ही सब पीर, सब रोग नाश हो जाता है। और संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो संदेश जिसका संकट ते हनुमान छुड़ावे का मतलब क्या है, घबराने के बजाय समाधान खोजें। आपको मालूम है ये रामायण की कहानी है कि जब ये हनुमान जी जब लंका में चले गए थे तो उन्होंने वहाँ लंकिनी नामक द्वारपालिका है, उनको उन्होंने मारना पड़ा वगैरह करके वो फिर अंदर घुस गए, और वो इधर उधर सब जगह ढूंढ रहे थे। उसमें अशोक वन का पता नहीं था उनको, तो इधर उधर सब ढूंढ रहे थे। तो वो एक जगह में एक विशाल भवन में उन्होंने एक महिला को अपने हस्बैंड के साथ सोते हुए देखा। तो पहले वो सोच रहे थे कि क्योंकि वो मकान भी विशाल था, और उन्होंने देखा कि ये शायद ये कहीं यही तो सीता जी को उन्होंने बंदी नहीं करके रखा है, ऐसे सोचा। फिर उन्होंने देखा कि ये जो है ये सीता जी के पास रावण, मैंने उस औरत के पास रावण सो रहे थे। तो जब उन्होंने बोला अरे अरे मैंने गलती कर दिया, ये तो रावण जी के साथ कभी वो जो होगा ही नहीं, सीता जी ऐसे सो ही नहीं सकती। तो फिर उन्होंने बाकी जगह में, तो उस समय घबरा गए थे कि मैंने ये गलती कर दी। ठीक है, तो बोले ओके ठीक है ओके, बस इतना संदेश, घबराने के बजाय समाधान खोजे, फिर सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, मने संदेश विनम्रता श्रद्धा और अच्छे कर्म जीवन को सुखमय बनाते। बस इतना याद रखे। और हनुमान के लिए एक ये लिखा है, एच माने हार्ड वर्क, ए फॉर एटीट्यूड, एन फॉर नेवर गिव अप, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, एम फॉर मोरालिटी, ए फॉर एक्शन और नोबल कैरेक्टर, एन फॉर नोबल कैरेक्टर। बस ओके, ठीक है, ओके फाइन।
अभी हम हनुमान पूरा मिलाने से हनुमान बनता है। हाँ? हनुमान पूरा सब लेटर बनाने हाँ, सारे लेटर जोड़ने से हाँ, सारे लेटर जोड़ने से हनुमान होते हो, तो मैंने बोला HANUMAN, इसको स्क्रीनशॉट डाल के वहाँ डाल दो। ठीक है, ठीक है। अभी आप लोग, सॉरी अभी थोड़ी सी मैंने देरी कर दी, तो अभी आप लोग प्लीज सत्र शुरू करें। हनुमान जी हमारे सबके, हम सबके आदेश देकर हमें मदद करें, और एक सत्र जो है बहुत ही बढ़िया हो जाए, इसके लिए मैं भगवान से और हनुमान जी से, गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू। थोड़ा लंबा हो गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जो आपने आज जो हनुमान जी के बारे में जो चौपान लेके हमारे जो बारे में जो रखा है, जो राम जी को कनेक्ट करके, हनुमान जी को कनेक्ट करके जो आपने जो ज्ञान दिया है, उसके सब हम लोग आभारी है। तो आज के सत्र की ओर चलते हैं। तो हमारे बिंदु सर भी आज जुड़े हुए हैं। आज उन्होंने आज पहला ये लेगा, पहला ऑर्थो का पहला क्लास उन्हीं का आज। तो मैं उनको जोड़ने से पहले उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बिंदु सर का नाम बिंदु सर नहीं है, बिंदु सर का नाम सुधा बिंदु है, लेकिन हम लोग उनके प्यार से बिंदु सर बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही में बिंदु सर BSc किए हुए हैं, MSc किए हुए हैं, BPT किए हुए हैं, और डिप्लोमा इन न्यूरोथेरेपी है, डिप्लोमा इन बोन सेटिंग है, और उन्होंने हिजामा भी किया वो डिप्लोमा से। ठीक है, और साथ ही उनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और साथ ही वो न्यूरोथेरेपी पढ़ाते भी है। और लकीली मैं भी उन्हीं का छात्र हूँ। उन्होंने, उनसे ही मैंने न्यूरोथेरेपी सीखा है दिल्ली में। और उनका जो अभी वो जो सेंटर है वो पुरुषोत्तम न्यूरोथेरेपी सेंटर है, दिल्ली में ही है। तो उन्हीं में वो अभी काम करते हैं, न्यूरोथेरेपी सिखाते हैं, और सभी को वहाँ से ज्ञान भी देते हैं। तो अभी मैं बिंदु सर को बुलाता हूँ। बिंदु सर, आप हैं? एक बार आपके माइक ऑन कर देता हूँ के हाँ बिंदु सर, माइक ऑन कर पा रहे हैं आप? हाँ, एक मिनट। हाँ, मैंने आपको होस्ट बना रहा हूँ। दी परमिशन। आपकी स्क्रीन आ रही है ना फुल? हाँ, ओके। आवाज आ रही है? आप माइक ऑन करके देखना। हेलो, नमस्कार। आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। हेलो, सभी को नमस्कार। नमस्ते। हम लोग 40 दिन के ऑर्थो क्लास की आज पहली हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसके अंदर नमस्कार कि अभी हमारा जो पूरा जो रोड मैप रहेगा, कि वो रोड मैप रहेगा क्या, कि पूरा हम लोग क्या क्या चीजें सीखेंगे, और ये 40 दिन के अंदर किस तरीके से हमारा कोर्स को प्रोसीड करना है। आज का दिन हमारा पूरा फुली डेडिकेटेड उसी के लिए है। ठीक है, और सभी को यहाँ पे वेलकम है, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को मौका देने के लिए भी। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी का सबसे पहले, कि उन्होंने एक ऐसी चिकित्सा बनाई कि जिसके जरिए हम लोग काफी सारे लोगों को बिना दवाई से हम लोग ठीक कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका धन्यवाद देना सबसे जरूरी है। और कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जिससे हम लोग न्यूरोथेरेपी के जरिए ऐसे रिजल्ट ला पा रहे हैं जो शायद रिजल्ट लाना बहुत मुश्किल था। कुछ लोग जो पुराने लोग हैं वो लोग शायद एग्री करते होंगे, और जो लोग नए लोग हैं वो लोग आप सीखिएगा। ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है ये बेसिकली आपका स्पाइन ओरिएंटेड रहेगा। हम लोग स्पाइन से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं वो सारी चीजें कवर करेंगे। और मैं अपनी स्क्रीन को भी मैं अपना स्क्रीन को शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार मेरे को अलाउ करोगे क्या? फिर मैं शुरू करता हूँ सीधे, क्योंकि ज्यादा हम लोग अब दूसरा समय नहीं लेंगे। सीधे हम लोग कोर्स को ही प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और लास्ट की तरफ हम लोग क्वेश्चन लेंगे, अगर किसी के क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग लास्ट में क्वेश्चन को लेंगे। मेरी स्क्रीन को अलाउ करना है। कर दिया सर। ओके, हो रही है? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हो रही है। विंडो
सर आपकी वीडियो थोड़ी ब्लर आ रही है। वीडियो ब्लर आ रही है, ब्लर आ रही है। एक सेकंड दीजिएगा। अब देखिए ना, आ रही है? हाँ ठीक है, लेकिन हल्की ब्लर है। क्योंकि यहाँ तो नेट की स्पीड तो ठीक है सारी, नेट की स्पीड तो यहाँ तो अच्छी आ रही है। मे बी आपने जो इफेक्ट यूज किया उसके चलते ब्लर कर दे रहा आपके फेस भी थोड़ी। इफेक्ट हटा दूंगे, क्योंकि यहाँ क्या है ना कि मैं ऑफिस में आज नहीं हूँ, मैं घर पे ही आ गया हूँ रूम पे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट। ठीक है, चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हमारा जो मेन हम लोग का जो गोल है वो समझना है कि इस क्लास के अंदर हम लोग ये 40 दिन के अंदर करेंगे क्या, क्या क्या चीजें हमें सीखने के लिए मिलेंगी और किस तरीके से हम इस कोर्स का लाभ ले सकते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना ये सारी चीजें भी हम लोग आगे चल के आपको प्रोवाइड करेंगे, सबको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, सबके क्वेश्चंस लास्ट में लिए जाएंगे। लेकिन मेरा ये प्रॉमिस है, और जो हमारी जो टीम है पूरी न्यूरोथेरेपी की, सारथी जो टीम है, इनका प्रॉमिस है हमारी तरफ से सबका कि आप लोग इसके अंदर ऐसी चीज सीख पाएंगे जो शायद आपने पहले नहीं देखा होगा, या फिर अगर आपको आता भी होगा तो वो कहीं ना कहीं आप अपग्रेड कर देंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। क्योंकि अभी के समय में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो 3-4 चीजों में सबसे ज्यादा है। सबसे पहला है बैक पेन से रिलेटेड इतने ज्यादा केस बढ़ चुके हैं कि आने वाले टाइम में नंबर ऑफ पेशेंट और भी ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये वाला कोर्स करने के बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा ही नहीं, ये हमारी टीम की तरफ से आपके लिए एक प्रॉमिस की तरह है। और उसके बाद सर्वाइकल है और नी पेन है, शोल्डर पेन है, मल्टीपल जितने भी पेन रिलेटेड केसेस हैं सारे केसेस को हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज जो हम लोग सीखेंगे, मेरी स्क्रीन आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहली चीज हम लोगों ने इस कोर्स को 5 पार्ट में टोटल डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पाइन है। आज हम लोग सारे पार्ट को एक एक करके पूरा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पाइन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पाइन के अंदर हम लोग सीखेंगे क्या क्या। सबसे पहली चीज जो सीखेंगे कि स्पाइन की बेसिक्स किस तरीके से, एंटीरियर साइड कौन सी है, पोस्टीरियर साइड कौन सी है, डिस्क जो आप देखते हैं वो किस तरीके से बल्जिंग होती है, डिस्क का सारी चीजें उसके अंदर। जैसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर क्या है कि जैसे स्पाइन के अंदर अलग अलग टर्म्स होती हैं, वो सारे टर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे लिगामेंटम फ्लेबम हाइपोट्रोफी क्या होती है, थीकल सैक क्या होती है, स्पाइनल कैनाल क्या होती है, जो हम लोग डिस्क बोलते हैं तो डिस्क के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, और इसके साथ साथ फैसेट जॉइंट क्या होते हैं। तो स्पाइन से रिलेटेड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 टर्म्स है, वो सारे 20 टर्म्स हम इस 40 दिन के अंदर सारी चीजें कवर करेंगे। फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डिस्क। टाइप्स ऑफ डिस्क में क्या है, जैसे इसमें भी लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो इन सारे लेवल्स को हम लोग समझेंगे। जैसे अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं अभी आपको बताऊं तो एक केस आता है सिंपल बैक पेन का, दूसरा केस आता है जिसमें हमारा एनुलर टियर हो जाता है, तीसरा केस है आपका जिसमें डिस्क बल्ज होती है, चौथा केस डिस्क बल्ज वाले केस को हम लोग प्रोट्रूजन भी बोलते हैं, फिर आ जाता है एक्सट्रूजन या डिस्क हर्निएशन, उसके बाद सिक्वेस्ट्रेशन। तो ये जो सारी स्टेजेस है, टाइप्स ऑफ डिस्क बल्ज है, तो ये एक्चुअल में किस तरीके से होता है और स्पाइन के अंदर ये किस तरीके से, इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती क्या है, और ये कैसे करके केस हमारा सिंपल केस जो पहले व्यक्ति को सिंपल बैक पेन था और उसकी सर्जरी की नौबत कैसे आ जाती है, वो पूरी एक जर्नी को भी हम लोग समझेंगे इस टाइप्स ऑफ डिस्क के अंदर। सर आपका पीडीएफ का जो पीडीएफ की साइज है बहुत छोटी हो रही है सर, इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं सर? मैं अभी देखता हूँ, बताइएगा अब आ रही है सर, सही आ रहा है? नहीं सर, लंबाई में कम आ रहा है थोड़ा। अब आप देखिए, अभी भी आया क्या सर? थोड़ा सा नीचे लाइए सर, नीचे लाइए सर, थोड़ा नीचे की तरफ खिसकाइए सर उसको। अब ठीक है, हाफ स्क्रीन पे आ रही है सर। सर थोड़ा छोटा कीजिए, पहले छोटा कीजिए, ये तो फुल हो गया एकदम। अब देखिए, ठीक है अब सही है सर, ब्लैक है। अब ठीक है, अब ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो सबसे पहले हम लोग जो सीख रहे हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पाइन है, बेसिक्स ऑफ स्पाइन, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स।
फिर है टाइप्स ऑफ डिस्क। देखिए डिस्क बल्ज जब तक आप नहीं समझेंगे कितने तरीके से डिस्क बल्ज होती है, एक केस लास्ट का केस ऐसा भी होता है जो केस इसमें सीक्वेस्ट्रेशन हो जाते हैं, डिस्क टूट के अलग हो गई है, तो वो कैसे करके हो जाता है, वो केस स्टेज बनता कैसे करके है, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर करेंगे टाइप्स ऑफ डिस्क के अंदर। फिर एक आता है डायरेक्शन ऑफ जेल मूवमेंट। जैसे आप लोगों ने कई बार रिपोर्ट के अंदर देखा भी होगा, पोस्टेरो सेंट्रल, पोस्टेरो लेटरल, पैरा सेंट्रल, कॉर्डल माइग्रेशन, सीफल माइग्रेशन, ये क्या होते हैं, ये टर्म का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे डायरेक्शन ऑफ जेल मूवमेंट। तो बहुत जरूरी है, जब आप एमआरआई रीडिंग भी करते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीजें आपकी कवर भी हो जाएंगी। फिर एक आ जाता है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस में कितने तरीके के स्टेनोसिस होते हैं, कैसे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, कुछ लोगों ने सुना होगा स्टेनोसिस के बारे में, सेकेंडरी कैनाल स्टेनोसिस किसे कहते हैं, वो सारी चीजें भी हम लोग इसके अंदर समझेंगे, कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं स्टेनोसिस को। एक होता है स्पॉन्डीज ऑफ स्पाइन। आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलोलाइसिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। तो ये 4 स्पॉन्डीज होते हैं स्पाइन को, स्पाइन के ही अलग अलग लेवल्स होते हैं, बीमारी के अलग अलग लेवल्स हैं, तो कौन सी चीज में क्या क्या चीजें हो जाती हैं और न्यूरोथेरेपी के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर सीखेंगे। फिर एक आता है प्रिकॉशंस, कि अगर किसी को भी डिस्क बल्ज हुआ है, साइटिका हुआ है, तो कौन कौन से प्रिकॉशंस सबसे ज्यादा जरूरी है जो बताना ही बताना है, वो सारे प्रिकॉशंस हम लोग समझेंगे। अगर किसी को डिस्क बल्ज अभी अभी हो गई है तो क्या क्या चीजें पेशेंट को हमें बतानी होती है, कि ताकि वो विद इन अ वीक वो पूरी तरीके से 100% रिकवरी हो जाए जिससे, ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। एक चीज, एक मिनट दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक से चीजें समझ में आई आप लोगों को, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? एक ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक है एक्टिविटी, कि हमें पेशेंट को कौन कौन सी एक्टिविटी मना करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटी करने से पेशेंट को अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है, वो सारी चीजें A to Z हम लोग कंप्लीट इसके अंदर समझेंगे। फिर एक अलग ये टॉपिक है हमारा, जो मेन मास्टर टॉपिक है, वो है डायग्नोसिस। अब देखिए ये डायग्नोसिस का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें पेशेंट डायग्नोसिस से लेके सेल्फ बॉडी डायग्नोसिस तक हम लोग हर एक चीज समझेंगे। जैसे सबसे पहले है बॉडी डायग्नोसिस। जब पेशेंट आपके पास आता है तो उसकी बॉडी को आप कैसे करके डायग्नोस कर सकते हैं। देखिए आप लोगों ने न्यूरोथेरेपी के अंदर भी सीखा है कि कैसे करके हम डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी न्यूरोथेरेपी से हटके भी कुछ तरीके ऐसे हैं जिससे हम पता कर सकते हैं, अगर उसके पास एमआरआई रिपोर्ट नहीं है तो कैसे करके हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। 100% पूरी तरीके से आप बॉडी को डायग्नोस कर लेंगे कि डिस्क बल्ज हुई है तो कितनी हुई है, सीवियर है, एक्यूट है, क्या वो केस लेने लायक है, क्या वो केस लेने लायक नहीं है, वो सारी चीजें हम लोग इस डायग्नोसिस के अंदर समझेंगे। अब एक देखिए एक नंबर का पार्ट आता है डायग्नोसिस के अंदर, कि जब हम बोलते हैं सर L2 में डिस्क बल्ज हुई है या L1 में हुई है या L4 में हुई है या S1 में हुई है, कैसे पता करें, तो उसके लिए हम लोगों ने ये लंबर डायग्नोसिस स्पेशल रखा है। इससे आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि अगर किसी के L5 S1 में डिस्क बल्ज हुई है तो किस तरीके से सिम्टम्स आएंगे, कौन सा पार्ट उसका अफेक्ट होगा, किस तरीके से आप उसको डायग्नोसिस से ही बता देंगे कि भैया आपको L5 S1 में हुआ है या L4 L5 में डिस्क बल्ज हुई है। अच्छा बताइए, यहाँ तक जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं डायग्नोसिस वाली, ये समझ में आ रही है सभी को? एक बार थम्स अप करके बताइएगा। अगली जो क्लास लेंगे वो ऑफिस से लेंगे तो इतना ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। और उसके बाद देखिए आता है लंबर वाला पार्ट। लंबर के बाद आता है सर्वाइकल का पार्ट, कि अगर किसी को भी सर्वाइकल का इशू आ रहा है कैसे आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं, कि C2 में उसके कंप्रेशन हुआ है, ऑफ कर दीजिएगा, हाँ जी। अगर उसको C2 में नर्व कंप्रेशन हुआ है तो किस तरीके से सिम्टम्स आएंगे, C3 में हुआ है तो किस तरीके के सिम्टम आएंगे, C4 C5 C6 C7, अगर ये सारे नर्व कंप्रेशन के जो स्टेप्स हैं वो किस तरीके से होते हैं, वो सारी चीजें हम डायग्नोसिस के अंदर सीखेंगे। अगर कोई बैक पेन का सिंपल केस आया है तो वो क्या वो बैक पेन का है या डिस्क बल्ज का है या फिर हर्निएशन का है, तो बैक पेन के केस के अंदर सिंपल, अगर किसी को सिंपल बैक पेन है, वो कह रहा है मेरे कमर में दर्द है बहुत ज्यादा, तो आप कैसे पता करेंगे सिर्फ कमर में ही दर्द है
या फिर उसको डिस्क बल्ज हुई है या नहीं हुई है। तो ये भी हम लोग डायग्नोसिस के अंदर ही एक एक चीज समझेंगे, कौन कौन से सिम्टम्स उसके अंदर आते हैं, क्या क्या चीजें पेशेंट से पूछनी है, सारी चीजें उसके अंदर रहेंगी। फिर जैसे डिस्क बल्ज हो गया, प्रोट्रूजन का एक लेवल है, डिस्क बल्ज का ही एक लेवल है प्रोट्रूजन। तो जब प्रोट्रूजन होगा तो कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, तो एक एक सिम्टम्स आप लोग जब आगे की जब हम लोग क्लास करेंगे एक एक करके, तो आप लोग लिखते चले जाइएगा, मजा आएगा आपको, बहुत जबरदस्त तरीके से मजा आएगा और इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, ये हमारी तरफ से प्रॉमिस है, कुछ भी बचेगा नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर बचता भी है तो फिर वो आप रिसर्च करिएगा, उसमें मजा आएगा। फिर एक केस आता है डिस्क हर्निएशन का। डिस्क हर्निएशन का जो केस होता है, तो इसमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सर्जरी वाले होते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो ठीक हो सकते हैं पूरी तरीके से। तो कैसे पता करेंगे कि डिस्क हर्निएशन हुआ है या फिर एक्सट्रूजन हुआ है, तो वो सर्जरी करना है या नहीं करना है, या केस लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि वो आता है सिम्टम्स के बेसिस पे। जो भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं वो किस तरीके के सिम्टम्स हैं, उसी के आधार पे हम केसेस को लेंगे। कभी भी आपको ये चीज ध्यान रखना है, जैसे बताया है वैसे करके ही आप करिएगा, आप देखेंगे कभी भी आप फेल नहीं होंगे। वरना होगा क्या कि आपको आप केस ले लेंगे और वो केस खराब हो जाएगा और चीजें क्या होंगी, ना वो आपके लिए फेवरेबल है ना वो हम सभी लोगों के लिए फेवरेबल है। क्योंकि एक केस खराब होगा तो आपका केस खराब नहीं हो रहा है, वो हमारे जितने भी न्यूरोथेरेपी के भाई बहन है सबके लिए ही वो नुकसान होगा। जैसे एक केस ये वाला आता है सिक्वेस्ट्रेशन, कुछ लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा, कोई बात नहीं है, आप लोगों ने नहीं भी सुना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिक्वेस्ट्रेशन एक ऐसा केस है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, आगे चल के हम लोग हर एक चीज बताएंगे कि इसके अंदर कैसे सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या चीजें होती है। क्योंकि ये कोर्स जो डिजाइन करा गया है ये इस तरीके से करा गया है कि आने वाले टाइम में जब आप एक सर्जन से भी बात करेंगे तो आप प्रॉपर्ली उससे भी बात कर पाएंगे, वो समझ जाएगा कि ये लोग सिंपल इन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, ये कुछ इन डेप्थ जानते हैं। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग देते हैं, मैं अपने सेंटर में भी ट्रेनिंग देता हूँ, तो उसके अंदर भी हमने एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं वो तक ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। सिर्फ यही सारी चीजें जो आपको बहुत ही ज्यादा कम फीस के अंदर आपको सारी चीजें बताई जा रही है। तो ये सिक्वेस्ट्रेशन एक ऐसा केस है जिसके अंदर क्या होता है, जेल बाहर निकला और वो टूट के अलग हो जाता है। जब वो टूट के अलग हो जाता है तो सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो सिम्टम बहुत ही ज्यादा पेनफुल, और पेशेंट बिल्कुल हिलना डुलना सब चीजें मुश्किल। और ऐसे केस में मैक्सिमम मतलब 90% चांसेस ये होते हैं कि भैया आपको सर्जरी की तरफ ही जाना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, इसमें मोशन आपके कंट्रोल से बाहर है, और ऐसे केस जब आप लेते हैं तो फिर देखिए 50% से भी ज्यादा चांस हो जाते हैं खराब होने वाले, और पेशेंट जो है वो आपके ऊपर डायरेक्ट ब्लेम कर सकता है। मैं अपने भी कुछ एक्सपीरियंसेस आज आपको शेयर करूंगा कि हमारे साथ क्या क्या चीजें हुई हैं। पहले एक बार ये सारी चीजें हम लोग खत्म करते हैं कि हम लोग क्या क्या चीजें सीखेंगे। इसके बाद है स्टेनोसिस, कि स्टेनोसिस को हम लोग कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, स्पाइन के अंदर क्या होता है स्टेनोसिस, पहले उसको समझेंगे, बाद में हम लोग डायग्नोसिस वाला पार्ट को कवर करेंगे। उसके बाद एक चीज और आते हैं, जैसे जो हम लोग डिजीज करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, अगर देख पा रहे हैं तो थम्स अप करिएगा। पिक्चर नहीं आ रही है, अब आप देख पा रहे हैं ना, स्क्रीन आ रही है मेरी, ठीक है, आ रही है सर, आ रही है सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए डिजीज जब भी हम लोग करेंगे कोई सी भी, अभी मैं आपको डिजीज की एक लिस्ट दिखाऊंगा, हम लोगों ने जो डिजीज की लिस्ट ली है, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसमें और भी डिजीज हम लोग एड ऑन कर लेंगे। तो डिजीज जब भी हम लोग पढ़ेंगे, स्पाइन की ही डिजीज जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें सिम्टम्स पढ़ेंगे, कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को, फिर आता है कॉजेज, कौन कौन से कॉजेज होंगे, क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके, और फिर आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट आपका न्यूरोथेरेपी के जरिए आप कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, इसके साथ साथ क्या क्या हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी हम लोग डिजीज के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। और एक ये वाला पार्ट भी हमने रखा है कि कौन कौन सी बीमारी को अवॉइड करना है, डिजीज टू अवॉइड। देख रहे हैं आप कि डिजीज टू अवॉइड का मतलब क्या है, कि कौन से केस ऐसे हैं जिसको आप ना ले तो ज्यादा बेहतर है, ये लेंगे तो देखिए तो चांसेस हो जाते हैं कि भाई कुछ भी सीवियरिटी होगी, तो अगर आप उसको फेस करने के लिए तैयार हैं तो आप जरूर ले लीजिए। लेकिन हम ये कहते हैं जो भी लोग इनिशियल फेज में हैं, जो भी लोग अभी सीख रहे हैं, नया नया कर रहे हैं, तो आप ये जो बीमारी हम बताएंगे वो केसेस आप बिल्कुल मत लीजिएगा पहले से ही, सेफ हैंड्स। क्योंकि हम लोग भी जब ट्रीटमेंट करते हैं तो मैंने भी एक सेंटर में एक बहुत बारीक लाइन खींची है अपने लिए आगे कि ये वाले केस नहीं लेना बिल्कुल, आप ये केस लोगे तो भाई आपको परेशान करके रख देंगे और आप दिक्कत में आ जाओगे।
कई बार जाने अनजाने में हो जाता है, वो भी अपना भी मैं एक्सपीरियंस। और इस कोर्स के अंदर इस कोर्स के अंदर हम लोग MRI रीडिंग भी जरूर सीखेंगे लास्ट में, कि आप MRI को आप कैसे पढ़ सकते हैं। MRI को आप 100% पढ़ना सीखेंगे कि कैसे करके आप 100% MRI के अंदर एक एक चीज जो बताई गई है, कि एक एक चीज सब चीज आपको आ जाएगी, आप कहीं पे भी फेल नहीं हो सकते। पेन रिलेटेड केस में तो आप फेल नहीं होगे, ठीक है। अब देखो एक चीज और आते हैं हम लोग, डायग्नोसिस हो गया हमारा। अब देखो इसमें आता है ट्रीटमेंट हम लोग किस तरीके के ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। देखिए सबसे पहले आ जाता है हमारा नॉर्मल बैक पेन को हम लोग किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। इसमें एक्सरसाइजेस भी कुछ एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे, कुछ वीडियोस भी हम लोग भेज देंगे कि वो एक्सरसाइज किस तरीके से करना है। अगर नॉर्मल बैक पेन है तो क्या करना होता है, मसल की स्ट्रेंथनिंग अगर आपको करनी है तो क्या क्या बताना है। देखिए हम लोग तो न्यूरोथेरेपी के जरिए ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पेशेंट को भी कुछ ना कुछ आपको बताना पड़ेगा ताकि वो घर जाके भी कर सके। फिर एक केस आ जाता है एनुलर टीयर, ठीक है। आपको लगेगा सर ये सारे केस तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानिए जब आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ब्लैक स्क्रीन आ रही है, क्या स्क्रीन आ रही है? मेरी सारी स्क्रीन आ रही है कि नहीं? स्क्रीन आ रही है सर, हो सकता है उनकी आपकी जिसकी भी, हाँ जी, जिसकी भी स्क्रीन नहीं आ रही है, नेट उनका हल्का चल रहा होगा, इसकी वजह से नहीं आ रही। हाँ आप फिर से ज्वाइन करिए, आ जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल जो बैक पेन है, आपको लगेगा कि सर ये सारे पेन तो एक जैसे ही लग रहे हैं, नहीं। नॉर्मल बैक पेन के हम लोग अलग तरीके से उसको समझेंगे। एनुलर टीयर क्या होता है, वो उसको हम कैसे करके ठीक कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी हम लोग समझेंगे। एक केस आता है डिस्क बल्ज का। डिस्क बल्ज को हम लोग किस तरीके से, क्या होता है डिस्क बल्ज, एक एक चीज इसके अंदर आप देखेंगे। ये 40 दिन आपको बता तो रहे हैं, 40 दिन 40 क्लासेस के लिए बता रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत ये भी हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, ठीक है। आने वाले टाइम में अगर जरूरत पड़ेगी थोड़ी क्लासेस ज्यादा की भी, तो भी हम लोग उसको भी खींचेंगे, लेकिन सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। डिस्क हर्निएशन, कि डिस्क हर्निएशन का आपके पास पेशेंट आया है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या पेशेंट से सिम्टम पूछने हैं, क्योंकि सबसे जरूरी क्या है, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन। जैसे ही आप पेशेंट के साथ एक रेपो बिल्ड कर लेते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी जो कनेक्शन है, आप जो उसको बता रहे हैं वो सारी चीजें आपकी मानेगा, ठीक है। आप वो सारी चीजें हम लोग आपको सिखाएंगे। फिर एक आ जाता है केस एंटेरोलिस्थेसिस। अच्छा थम्स अप करके बताइएगा, एंटेरोलिस्थेसिस सुना है या नहीं सुना है? सुना है तो थम्स अप करिएगा, नहीं सुना है तो थम्स डाउन कर दीजिएगा। ऑप्शन है क्या थम्स डाउन का? ठीक है। तो एंटेरोलिस्थेसिस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक केस आता है स्पाइन के अंदर ही, एंटेरोलिस्थेसिस। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग बैक पेन के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, एक सेकंड दीजिएगा, हम लोग बैक पेन का ट्रीटमेंट देते हैं, तो आपने देखा होगा L3 L4 L5 के हम लोग जो पॉइंट दे रहे हैं, L5 S1 की घिसाई हम लोग कर रहे हैं, बैक के ऊपर हम लोग चढ़ रहे हैं। अब एंटेरोलिस्थेसिस में क्या हुआ है, मन का टूट के ऑलरेडी आगे जा चुका है। अब ऐसे केस में अगर आप बैक के ऊपर चढ़ जाएंगे तो केस और भी ज्यादा वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कई न्यूरोथेरेपिस्ट को ऐसे देखा है जिनको ये पता ही नहीं था, और उनको सीवियर बैक में पेशेंट को प्रॉब्लम थी, और वो चढ़ गए, और जो वो पहला ग्रेड 1 था वो ग्रेड 2 ग्रेड 3 हो गया, और कंडीशन वर्स हो गई। देखिए ऐसे पेशेंट क्या कहते हैं ना, एक सिम्टम याद रखिएगा, पेशेंट अगर आपसे ये कह रहा है कि मेरे नीचे से ऐसा लग रहा है, नीचे वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, आएंगे हम लोग रेट्रोलिस्थेसिस के बारे में भी आएंगे, ठीक है। एक केस है एंटेरोलिस्थेसिस, इसमें अंदर की तरफ हड्डी चली जाती है, एंटीरियर साइड। इसके अंदर डिटेल में समझेंगे, ग्रेड 1 क्या होता है, ग्रेड 2 क्या होता है, ग्रेड 3 क्या होता है, आप कौन सा ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। और देखिएगा मैं आपको, जो हमारे पुराने लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, देखिए उनके लिए तो हम कहेंगे कि आप ले सकते हैं, लेकिन जो लोग नए लोग हैं आप थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि ये केस क्या होता है, ग्रेड 1 से ग्रेड 2 जाने में एक झटका लगेगा खाली, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मन का आगे जब चला जाता है तो ऐसा पेशेंट बोलता है मेरा नीचे वाला हिस्सा अलग हो जा रहा है, ऊपर वाला हिस्सा अलग हो जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है मुझे, या मैं जब चल रहा हूं तो मेरी हड्डी ऐसा लग रहा है कि आगे पीछे जा रही है बैक में, ठीक है। तो ये सिंपल बेसिक सिम्टम्स हैं जो आप सिम्टम के बेसिस पे भी पहचान सकते हैं। आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं थी, आपने सिर्फ पेशेंट से पूछा, एक क्वेश्चन पूछा कि आपके कमर में दर्द है, उन्होंने कहा हाँ दर्द है, और आपने पूछा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरी जो मनके हैं वो आगे पीछे जा रहे हैं, या आपको क्या ऐसा लगता है कि मेरा ये नीचे वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो
वो चीज आप सिर्फ शब्दों से आपको पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन आपने पूछा और आपको पता चल जाएगा अच्छा इनको एंटेरोलेस्टेसिस है, आप इसमें क्या करवाना है वो भी हम लोग बताएंगे, एक्सरे करवाना है या एमआरआई करवाना है, क्या चीज इसके अंदर बेहतर होगा। अच्छा एक चीज बताइए, किसी ने स्पाइन के टीवी के बारे में सुना है? अगर सुना है तो थम्स अप करिएगा, नहीं सुना है तो थम्स डाउन करिएगा। बताइएगा जरा, टीवी के बारे में सुना है? स्पाइन की टीवी हो गई है किसी को? ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, स्पाइन की टीवी के अंदर भी सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं, क्योंकि हमने जितने केस देखे हैं पॉजिटिव सिम्टम जो आए हैं उसमें 99% केसेस के अंदर हमने देखा उनको बोन टीबी था। अब उसमें क्या होता है, बोन टीबी को आप कैसे करके पहचान सकते हैं वो भी बहुत आसान तरीके से हम आपको आगे चल के समझाएंगे। ठीक है, क्या लेना है बोन टीबी का केस या नहीं लेना है? अगर आप ले रहे हैं तो अगर आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, रोड मैप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पेशेंट को समझाने का तरीका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था, एक पेशेंट आए थे हमारे पास फ्रांस से, और उनको क्या था कि बोन टीबी नहीं थी, उस टाइम बोन टीबी नहीं थी, उनको सिंपल बैक पेन था और पैरों में दर्द जा रहा था। एक पेशेंट को हमने ठीक किया था, उन्हीं पेशेंट ने वो फ्रांस से पेशेंट को बुलाया था कि सर आप आ जाइए, और हमारे एक दिल्ली में सर है, आप डायरेक्ट फ्लाइट से डायरेक्ट मेरे पास आए। अब हम लोग रिपोर्ट था उनके पास, एमआरआई था, तो हमने देखा कि सिंपल डिस्क बल्ज है, हम लोग डिस्क बल्ज के हिसाब से ट्रीटमेंट देने लगे। फिर 15 डेज हो चुके थे, आराम मिला था लेकिन उतना ज्यादा नहीं मिला था, 30-40% आराम मिला था। फिर हमने एक दिन क्या करा, ट्रैक्शन दिया था हल्का सा, स्पाइन में हम लोग ट्रैक्शन देते हैं, ठीक है, ताकि क्या है चीजें जगह पे आ जाए। तो जैसे ही हल्का सा ट्रैक्शन दिया, और आप मानेंगे नहीं कि उसको इतना भयंकर दर्द हो गया, और वो उसका नीचे का हिस्सा वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। अब आप सोचिए कि वो खड़ा नहीं हो सकता और आपकी हालत कैसी होगी। तो फिर हमने उसको जैसे तैसे उसको भेजा, होटल में भेजा, फिर वो बिना पेन किलर के खड़ा नहीं हो पा रहा था। हमने कहा कि आप एक एमआरआई कराइए पहले, तुरंत एमआरआई करा के देखा तो देखा बोन टीबी है। मैंने उनको पहले कहा था ये चीज, देखिए मुझे आसान लग रहा है कि बोन टीबी का है, और अगर बोन टीबी आता है तो हमारे खींचने से बोन टीबी नहीं हुआ है। मैंने उनको ये बता दिया था, मुझे पता था कि एलोपैथिक डॉक्टर उनको क्या बता सकता है। वो सर्जन के पास गए और सर्जन ने उनको तुरंत ये बोल दिया कि आप जिनके पास गए थे ना, उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया उससे आपको बोन टीबी हो गई। अब आप बताइए कि क्या हमने बोन टीबी कर दी? लेकिन हमने पेशेंट को पहले से ही समझा दिया था, बता दिया था, इसलिए हम बच गए। और कहीं अगर मेरी जगह आप लोग होते तो कहीं ना कहीं आप फंस जाते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोन टीबी का केस नहीं लेना है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, नहीं आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, मल्टीपल चीजें डिस्कस करेंगे। मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है या और हमारे जो ग्रुप के जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो भी हमारे एक्सपीरियंस टीचर आएंगे उन सभी के पर्सनल एक्सपीरियंस भी वो लोग भी शेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक आ जाता है लॉस ऑफ लंबर लोडोसिस। सबसे ज्यादा अभी आपको केस देखने के लिए मिलेंगे, जब भी आप एमआरआई रिपोर्ट देख रहे हैं तो उसके अंदर ये लिखा रहता है, सबसे कॉमन टर्म लिखा रहता है लॉस ऑफ लंबर लोडोसिस, स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन। क्या होता है ये, कैसे हम ये कर्व जो खत्म हो गया है कैसे इसको वापस ला सकते हैं, क्या वो वापस आ सकती है कि नहीं आ सकती है, क्या ये खत्म लॉस हो गया लंबर लोडोसिस, क्या इसके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ता है स्पाइन के ऊपर, क्या नुकसान होता है, तो वो सारी चीजें एक एक करके समझेंगे। इस बीमारी को भी हम लोग बहुत गहराई से चीजों को समझेंगे, एक्सरसाइज से लेके हर एक चीज। और सबसे सबका प्यारा साइटिका, सब लोगों ने बहुत सुना है, बहुत बार पेशेंट आपके पास अक्सर आता है, बोले सर सियाटिका हो गई है, क्या करें, साइटिका हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी हम लोग कैसे करके पता करें, क्योंकि इसी के अंदर एक केस बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम। उसमें लगता है कि आपके हिप में पेन है, पैरों में दर्द जा रहा है, कमर में कोई दर्द नहीं है, तो हम लोग कई बार उसको मिसगाइड करते हैं, हमें लगता है कि ये साइटिका है, लेकिन वो साइटिका नहीं है। वो सारी चीजें भी हम लोग एक एक चीज इसके अंदर कवर करेंगे, और एक एक चीज इसके अंदर हर एक चीज को सीखेंगे, ठीक है। एक और केस है जिसको हम लोग बोलते हैं एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। आप लोग देख रहे हैं कि अभी जो लाइफ स्टाइल है लोगों की, उसके अंदर ये केस बढ़ता ही चला जा रहा है। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का एक केस मेरे पास ऐसा आया था जो मैं भी खुद देख के हैरान हो गया था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ क्या था, 22 साल का लड़का है, डिस्क बल्ज हुई थी उनको, और वो 2-3 साल से लगातार आपकी कैल्शियम की दवाई खा रहा था, लगातार कैल्शियम की दवाई, और उसकी हालत ऐसे हो गई थी बिल्कुल जाम, वो हिल नहीं सकता था, मूवमेंट नहीं कर सकता था। वो ड्राइवर था, उठने में, बैठने में, चढ़ने में, सारी चीजें में। हम लोग सारी चीजें लेंगे, अभी हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें रखी हैं, आने वाले उसमें हम लोग बीमारियों की और भी लिस्ट को इंक्लूड करेंगे इसके अंदर,
ठीक है। आज क्या था कि आज मैं भी थोड़ा बाहर था, चीजों को मैं एकदम तुरंत नहीं कर पाया, लेकिन जितना हम लोग करेंगे मैक्सिमम चीजें हमने रखी हैं, बाकी जो भी चीजें रह भी जाएंगी वो भी चीजें इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। तो एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ऐसे भी केस आ रहे हैं कि पेशेंट नॉर्मल डिस्क बल्ज का पेशेंट है और अभी एलोपैथिक डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, 20 साल उम्र है, 22 साल उम्र है, कैल्शियम की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन ओवर कैल्शियम के डोजेस, सुबह भी एक गोली शाम को भी एक गोली, इसकी वजह से बहुत जबरदस्त तरीके से नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग किस तरीके के ट्रीटमेंट ले सकते हैं, न्यूरोथेरेपी के हम कौन से ट्रीटमेंट ऐसा ले या दे तो जिससे वो पेशेंट 100% रिकवर हो सकता है। अच्छा, इसमें होता है कि एनक्लोजिंग के अंदर भी क्या है, लेवल्स है कि आपका लेवल किस लेवल पे पेशेंट है, लेवल 1 लेवल 2। तो जो हमारे जो पुराने सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं वो सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे, एक एक बीमारी को बहुत गहराई से आपको समझाएंगे और अच्छा समय लेके न्यूरोथेरेपी का आप कौन सा केमिकल फॉर्मूला देंगे, फिजिकल कौन सा दे सकते हैं, अगर कोई एक्सरसाइज करानी है तो कौन कौन सी आप एक्सरसाइज करा सकते हैं, एक एक चीज इसके अंदर हम लोग सीखेंगे। ठीक है, यहां तक बताइए, यहां तक चीजें समझ में आई सभी लोगों को? बताइए चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? अच्छा, सभी लोग एक्साइटेड है कि नहीं है कि आने वाले टाइम में जो क्लासेस होंगी वो कितनी शानदार होने वाली है ना? तो मजा आएगा, आप लोग जितने भी लोग हैं मैं सभी का देख रहा हूँ क्योंकि बहुत जबरदस्त मोटिवेशन है। तो देखिए हम लोगों ने, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि कोर्स का डिवीजन कैसा है। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पाइन को हम लोग सीखेंगे, दूसरा डायग्नोसिस को हम लोग सीखेंगे, एक एक चीज को खत्म करेंगे, पहले एक चीज, पहला 1 पार्ट को खत्म करेंगे, फिर दूसरे को डायग्नोसिस को खत्म करेंगे, फिर तीसरा जो डिजीज है, डिजीज वाला पार्ट, स्पाइन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है वो सारी चीजें, सिम्टम्स, कॉजेस, ट्रीटमेंट और कौन कौन सी बीमारी अवॉइड करना है। अच्छा ये चीज देखिएगा, 5th वाला जो पॉइंट है ना, ये मेरे को सिखाना नहीं पड़ेगा, आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि सर आपने एमआरआई रीडिंग सिखाया नहीं हमें, लेकिन एमआरआई की सारी रिपोर्ट हम पढ़ पा रहे हैं। ये मैजिक होगा लास्ट में, मैं आप लोगों से पूछूंगा कि क्या सभी लोग एमआरआई पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। और ये चीज पता है कब हो जाएगी, जैसे ही हमारा पहला पार्ट खत्म होगा, जैसे ही पहला, मैं लास्ट तक तो जा ही नहीं रहा हूं, जैसे ही मैं कह रहा हूं फर्स्ट पार्ट जैसे ही हम खत्म करेंगे उसके अगले दिन से ही हम भी आपको एमआरआई की कुछ रिपोर्ट शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर, आप उसको भी रिवीजन करिएगा और जबरदस्त आप देखेंगे कि आपके जो कंसल्टेशन पावर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है। ये 40 दिन के अंदर हम लोग, उद्देश्य हमारा यही है कि 3 महीने जो हमने लिया है, 3 महीने के अंदर ये 40 क्लासेस हम लोग खत्म करेंगे और एक एक चीज करने के बाद आप लोगों को कोई भी इससे रिलेटेड तो डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और कोई भी अगर नए तरीके के केस आता है तो कैसे करके हम लोग उसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हर एक चीज हम लोग उसके अंदर कवर करेंगे। तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पाइन को थोड़ा सा शुरुआत करें, क्या बोलते हैं? ठीक है, जो लोग शायद मैंने पहले भी क्लासेस ली थी तो कुछ लोग उसमें नहीं भी होंगे, तो आज से हम लोग शुरू करते हैं, कुछ टॉपिक शुरू करते हैं, फिर आगे तो हम लोग प्रॉपर हम लोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, बस एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड, पूरी मैं स्क्रीन लेकर, सर आपके माइक म्यूट है। आ रही है स्क्रीन, आ रही है, अब आ रही है? हाँ आ रही आ रही। ठीक है,
सर आपकी माइक म्यूट हो रही है। हाँ अब देखिए ठीक है। हाँ। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक चीज बेसिक से लेके शुरू करेंगे। अगर कोई एबीसीडी भी जिसको नहीं आती है ना, स्पाइन की, बैक की, कुछ भी नहीं पता उसको, वो सब कुछ सीख पाएगा ये 40 दिन के अंदर। 40 जो क्लासेस है हमारी, 40 क्लासेस करने के बाद आप एक तरीके से आप समझिएगा आप मास्टर होंगे, स्पाइन के आप मास्टर होंगे। हम भी जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हम लोग कहते हैं कि देखिए, आप जनरल फिजिशियन से बनने से अच्छा आप स्पेशलिस्ट बनिए। आप जब स्पाइन के स्पेशलिस्ट रहेंगे तो आपकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, रेदर देन आप सब कुछ कर रहे हैं। जैसे हम लोग भी स्पेसिफिक रख रहे हैं, लेन हमारी स्पेसिफिक है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हम लोग एक डायरेक्शन में ओरिएंट कर पा रहे हैं। अब देखो, स्पाइन को हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला है, जब आप स्पाइन को देखते हैं तो स्पाइन दिखती कैसे है? आता है ना, क्वेश्चन आता है कि स्पाइन दिखती कैसे है, उसका नाम क्या है? जैसे आप मेरे को सामने से देख रहे हैं, तो ये सामने वाला जो हिस्सा है, इसको को बोलते हैं एंटीरियर व्यू। क्या बोलते हैं? एंटीरियर व्यू। याद रखिएगा, एक एक चीज याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप जीवन में इसके बाद। ठीक है, सामने से जब देखेंगे किसी को भी तो क्या है? एंटीरियर व्यू। जब पीछे से देखेंगे किसी को तो पोस्टीरियर व्यू। एक है एंटीरियर, एक है पोस्टीरियर। आगे से एंटीरियर, पीछे से पोस्टीरियर। अब देखिए स्पाइन कैसे दिखती है। जब आप एंटीरियर व्यू की बात कर रहे हैं तो स्पाइन दिखती कैसे है? दिख रहा है आपको? ये जो पहली जो इमेज है, स्पाइन की जो पहली इमेज जो आप देख रहे हैं, ये आपकी एंटीरियर व्यू है। कैसा व्यू है ये? एंटीरियर व्यू है ये। देखो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिख रहा है? ये जो पहली इमेज है आपकी वर्टिब्रल कॉलम की, जो पहली इमेज है, ये आपकी एंटीरियर व्यू है। फर्स्ट इमेज, फर्स्ट पहली वाली देखिएगा, ये पहली जो स्पाइन बनी हुई है, इसमें क्या दिखता है? इसमें डिस्क दिखती है, पतली 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 डिस्क दिखती है। मैं जब नेक्स्ट क्लास लूंगा आपकी, मैं अपने ऑफिस में रहूंगा, तो मैं आपको उसमें भी अपने डिस्क कैसे करके दिखता है, एक एक चीज उसमें देखेंगे। ठीक है, तो सामने से जब देख रहे हैं आप स्पाइन को, तो कैसे देख रहे हैं? एंटीरियर साइड। कभी भी आप पेशेंट का जब आप बात करते हैं कि सामने का हिस्सा एंटीरियर साइड, पीछे का हिस्सा पोस्टीरियर साइड, याद रखिएगा। और जो साइड का हिस्सा है, साइड के हिस्से को बोलते हैं लेटरल साइड, या फिर बोलते हैं लेटरल व्यू। क्या बोलते हैं? लेटरल व्यू। ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहला आ गया एंटीरियर, आगे की तरफ से, फिर पोस्टीरियर, पीछे की तरफ से। जैसे ये जो आप देख रहे हैं पहली इमेज, इसमें जो दिख रहे हैं, पहली इमेज जो इसमें देख रहे हैं, ये कौन सा है? लेटरल व्यू और पोस्टीरियर व्यू। लेटरल व्यू और पोस्टीरियर व्यू। और एक आता है सजाइटल या फिर एक्सियल व्यू। ये वाली इमेज, ये वाली इमेज जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ध्यान से, ये वाले इसको बोलते हैं एक्सियल व्यू। ठीक है, तो 4 तरीके के व्यू आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर अपनी बॉडी को अगर लेंगे तो कैसे करके देखेंगे? आगे से एंटीरियर, पीछे से पोस्टीरियर व्यू, साइड से लेटरल व्यू, और ऊपर से जब इमेज ली जाती है मनके की तो उसको बोलते हैं एक्सियल व्यू। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब एमआरआई करी जाती है तो आपके कौन से व्यू होते हैं? एक होता है लेटरल व्यू या सजाइटल व्यू, या और एक एक्सियल। आगे हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं वो लोग, क्यों जरूरत पड़ती है, ये चीज भी हम लोग आगे चल के समझेंगे। अच्छा, एक बात और है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, डिस्क बल्ज जो होती है, डिस्क जो निकलती है, वो हमेशा किस तरफ निकलती है? पोस्टीरियर साइड में। कभी भी इसको लेके कभी कंफ्यूजन नहीं करना। तो जैसे ये मेरी अगर स्पाइन है तो डिस्क कहाँ निकलेगी? अंदर की तरफ, कभी भी आगे की तरफ नहीं निकलती है। एंटीरियर साइड कभी नहीं निकलेगी, हमेशा पोस्टीरियर की तरफ निकलेगी। पोस्टीरियर डिस्क बल्ज होती है, जिसकी वजह से पूरी स्लाइड एक साथ नहीं दिख रही है। पूरी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए इस तरीके से हम देख पाएंगे। मेरे को वो वाली स्लाइड आपके लिए बनानी पड़ेगी। अब देखिए, अब देख पा रहे हैं? पूरी स्लाइड एक साथ आ रही है। ठीक है, और देखिए, अगर आप लोग बहुत अच्छा व्यू देखना चाहते हैं तो अगर जिसके पास लैपटॉप है, आप लैपटॉप से क्लास लीजिएगा, आपको क्लास लेने में मजा आ जाएगा। उसमें जिनके पास फोन है वो स्लैंट में आप देखेंगे, तो अगली जो क्लास होगी, जो हम पीडीएफ तैयार करेंगे, वो लैंडस्केप व्यू में तैयार करेंगे। अभी हम लोगों ने पोर्ट्रेट में तैयार कर दिया था। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखिएगा, डिस्क बल्ज हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? पोस्टीरियर साइड में। पोस्टीरियर साइड में क्यों? पोस्टीरियर साइड में क्या है? पोस्टीरियर साइड में आपकी स्पाइनल कैनाल है और पोस्टीरियर साइड में आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है भाई, समझ में आया? तो आज के बाद आप लोगों को व्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं आनी चाहिए, मेरे को नहीं लगता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम आनी चाहिए। ठीक है,
पोस्टीरियर व्यू का मतलब क्या होता है, जब आप स्पाइन को पीछे की तरफ से देखते हैं, जब आप पीछे की तरफ से देखते हैं। अब ऐसे करके भी आप समझिए, ये जो सेकंड वाली जो इमेज है, ये देखिए, ये वाली जो सेकंड वाली जो इमेज आप देख पा रहे हैं, ये वाली सेकंड इमेज, एक पहली इमेज है, एक सेकंड इमेज है। सेकंड इमेज जो आप देख रहे हैं ये पोस्टीरियर व्यू है। ये देखिए आप, एक लेटरल व्यू है, एक पोस्टीरियर व्यू है। पोस्टीरियर साइड में जब आप देखते हैं, पीछे से जब किसी की हुई स्पाइन को छूते हैं तो वो इस तरीके से होता है। आप कभी भी डिस्क को टच नहीं कर सकते। हमेशा ध्यान रखिए, हम लोग एक कॉन्सेप्ट को बताते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो बॉडी की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो कहाँ है, वो अंदर है। अंदर का मतलब क्या है, बोले सर ऑर्गन्स भी तो अंदर है, लेकिन आप देखिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हमेशा दी जाती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होगा। जैसे रिब केज के अंदर आपके लंग्स है, आपका हार्ट है, आपका थाइमस है। मेन जो आपको प्रोटेक्शन जहां पे ज्यादा चाहिए, स्कल, आप देखिए ब्रेन जो है आपका स्कल के अंदर है कि नहीं है? ऊपर से आपकी क्या है, बहुत स्ट्रांग हड्डी है। ऐसे ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो ऊपर से आप नहीं टच कर सकते, डिस्क को आप ऊपर से टच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम्पल से समझे तो ऐसे करके समझिए, जो आप धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, गोल्ड जो रखते हैं, वो क्या कभी भी बाहर रखते हैं क्या? आप नहीं रखते। आप क्या करते हैं, सबसे ज्यादा छुपा के रखते हैं, अलमारी के अंदर ऐसी जगह रखते हैं जहां पे दूसरे लोग हाथ ना लगा पाए। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। तो बॉडी ने भी, भगवान जानते थे कि ये इंसान मानेंगे नहीं, तो उन्होंने क्या करा था, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइन के अंदर आपका स्पाइनल कैनाल बनाया। स्पाइनल कैनाल के अंदर स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड की भी प्रोटेक्शन बहुत जबरदस्त तरीके से, मसल्स की प्रोटेक्शन, कॉर्ड आपका ऐसे करके समझिए, आपका थीकल सैक की प्रोटेक्शन, मल्टीपल प्रोटेक्शन है। उसके बावजूद भी इंसानों ने क्या किया कि भैया उसको काट के कैसे करके, उसको वो करके आप कैसे उसके अंदर मैनिपुलेशन करके आप परमानेंट डिसेबिलिटी कर देते हैं। हम कुछ भी अच्छा और खराब बोल ही नहीं रहे, लेकिन जो हमने प्रैक्टिकली देखा है, क्योंकि जिसकी एक बार सर्जरी हो चुकी होती है उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, रेदर देन जिसकी सर्जरी नहीं हुई है, केस कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बाद भी वो पेशेंट ठीक हुआ है। हमने तो देखा है, ऐसा केस देखा है। बहुत केस कॉम्प्लिकेटेड था, एपिकेनाल डायमीटर 2.7, और वो पेशेंट विद इन 2 to 3 मंथ रिकवर हुआ है पूरी तरीके से। आपको चाहिए होगा, मैं मल्टीपल टेस्टिमोनियल्स अपने भी दूंगा, उसके अंदर भी आप देखिएगा कि किस तरीके से वो पेशेंट की रिकवरी हुई है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? व्यू वाली बात समझ में आई? जब हम पीछे से देख रहे हैं तो कैसे दिख रहा है। अब आप देखो इसमें एंटीरियर व्यू देखो कैसे दिखता है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हाँ जी बिल्कुल, आप ठीक हुए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अब आप देखिए यहाँ पे ये एंटीरियर व्यू है, एंटीरियर व्यू पहली इमेज में एंटीरियर व्यू में आप देखिए हम इसमें एमएम की बात कर ही नहीं रहे, हमने एमएम दोबारा उसका नहीं करवाया, लेकिन पेशेंट जो व्यक्ति चल नहीं सकता था, लेकिन वो चलने लायक बन गया था, वो सारे काम खुद कर पा रहा था, बिना दर्द के, बिना सारी चीजों के। ठीक है, अब देखिए एंटीरियर व्यू का मतलब क्या है, स्पाइन को आप आगे की तरफ से देख रहे हैं, तो बोले सर ये बीच बीच में हमें गद्दी की तरह दिख रही है, गद्दी की तरह डिस्क दिख रही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप लोग देख पा रहे हैं या सिर्फ मुझे ही दिख रहा है? देख पा रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा। आप देखिए बीच बीच में ये गद्दी की तरह दिख रही है। तो गद्दी को आप आगे से ध्यान रखिएगा, जितने भी हम लोग न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, आप लोग आगे से क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम टच करते हैं तो एंटीरियर साइड से हम कभी भी टच नहीं कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? ध्यान रखिएगा, आप हमेशा एंटीरियर साइड से कभी भी स्पाइन को टच नहीं कर सकते। आप हमेशा क्या करते हैं, पोस्टीरियर साइड से टच करते हैं। आप क्या करते हैं, कभी भी डिस्क को टच नहीं कर सकते। हम बोलते हैं ना कि ये देखो हमने यहाँ से टच किया, यहाँ से डिस्क तुम्हारी निकल गई है। भैया आप डिस्क को कभी टच भी नहीं कर सकते हैं, डिस्क तो अंदर की तरफ है, पीछे की तरफ है। आया, बात समझ में आया? ठीक है, अगली वाली जो क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको मन के जो मेरे पास रखे हुए हैं लाइव में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसमें आपको बहुत शानदार मजा आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, क्योंकि आज की जो हमारे क्लास का ऑब्जेक्टिव था ये था कि हम लोग इंट्रोडक्शन का एक पार्ट लेंगे, आगे की चीजों को हम लोग अगली क्लास को ही रखेंगे, लेकिन मेरा ये था कि थोड़ा सा हम लोग शुरू कर सकें। ठीक है, हाँ जी, पोस्टीरियर व्यू का मतलब पीठ की तरफ से जब भी हम लोग डायग्नोस करते हैं तो उसको पोस्टीरियर की तरफ से बोलते हैं, पोस्टीरियर व्यू। ठीक है जी,
यहाँ तक चीजें बताइए, यहाँ तक चीजें आप लोग पकड़ पाए, चीजें समझ पाए? यहाँ तक तो किसी को मुझे नहीं लगता कि डाउट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि ये वाला टॉपिक खत्म कर देते हैं। उसके बाद देखिए सर्वाइकल का जो एरिया है, सर्वाइकल में हमारे टोटल कितने मन के होते हैं? 7 मन के होते हैं, ठीक है। कितने मन के होते हैं? 7 मन के होते हैं। याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, कभी भी इसमें नाक नहीं कटानी है अपनी। किसी ने पूछ लिया कि भाई मन के कितने होते हैं, देखिए आप लोग जब अब मार्केट में जाएंगे, अलग अलग डॉक्टर्स से आपकी मुलाकात होगी, तो डॉक्टर्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपका नॉलेज चेक करेंगे। अलग अलग फिजियोथेरेपिस्ट से आपकी मुलाकात होगी, वो आपका टेस्ट जरूर लेंगे। तो वहां पे नाक नहीं कटवानी है कि भैया सर्वाइकल में 7 मन के होते हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा C क्या है? C रिप्रेजेंटेशन है। जब भी हम सर्वाइकल के मनकों को रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? C से। C1, C2 पेशेंट ही, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पेशेंट ही टेस्ट ले लेते हैं। देखिए पेशेंट जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक एक चीज बहुत जबरदस्त तरीके से पूछेंगे आपसे। तो दूसरी जो चीज है वो है थोरेसिक। थोरेसिक कौन सा वाला पार्ट है? जो आपका ये वाला जो एरिया है, पीछे वाला जो एरिया है, जो उठा हुआ एरिया रहता है आपका, जब आप बैठते हैं तो पीछे से ऐसे पीछे से बाहर निकल जाता है, वो थोरेसिक का एरिया है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है T1, T2, T3, T4, T5 और T12 तक 12 मन के होते हैं इसमें। या तो T से रहेगा या फिर रहेगा D से। D का मतलब क्या है? डोर्सल। डोर्सल, यही वाला भाग को हम लोग स्पाइन के जो मिड जो पोर्शन है, उस पोर्शन को हम लोग बोल रहे हैं डोर्सल भाग है। उसको रिप्रेजेंटेशन है D1, D2। सेम है, थोरेसिक के लिए T भी रिप्रेजेंट होता है, D भी रिप्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। फिर एक आ जाता है सबसे फेवरेट लंबर वाला पार्ट। इसमें आपके 5 मन के होते हैं, L1, हाँ जी ADR, ठीक है। लंबर में L1, L2, L3, L4, L5। आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो हमारी स्पाइन के ऊपर डिस्क बल्ज जो होता है लंबर वाले एरिया में, L4, L5 और L5, S1, ये 2 जगह सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। बाकी जगह भी होते हैं, लेकिन आप देखेंगे 70 to 80% जो केसेस के अंदर है वो L4, L5, L5, S1 में जगह डिस्क बल्ज हुई है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ रही है तो थम्स अप करिएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। फिर एक आता है सैक्रम वाला पोर्शन, ठीक है। लंबर के बाद ही है हमारा एक बेस का पोर्शन बनता है, सैक्रम। इसमें क्या होता है? टोटल हमारे जो मन के होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं, S1, S2, S3, S4, S5। लेकिन आप देखेंगे ये क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं आपस में। क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। जब आप बचपन में थे, छोटे जब थे, हम लोग जब छोटे थे, तो क्या हम बैठ पाते थे? बताइएगा मुझे, बैठ पाते थे? सोचिए क्यों नहीं बैठ पाते थे? नहीं बैठ पाते थे, बिल्कुल नहीं बैठ पाते थे ना, हम लोग गिर जाते थे। क्यों? क्योंकि हमारा जो सैक्रम के जो मन के थे वो अलग अलग थे। आपका बेस क्या था? बेस था ही नहीं। लेकिन वो क्या होता है? बेस सारे मन के जुड़ते चले जाते हैं और फिर आपकी एक पोजीशन बन जाती है बैठने वाली भी, आप बैठ पाते हैं, ठीक है। जिस एरिया पे आप बैठ पा रहे हैं वो आपका क्या है? सैक्रम प्लस कॉक्सियल वाला एरिया है। तो यहाँ पे देखिए 5 मन के फ्यूज हो जाते हैं और वो एक मन का बन जाता है, ठीक है। और ये जो कॉक्सियल वाला एरिया है, यहाँ पे जो 4 मन के हैं ये फ्यूज होके एक बन जाता है। यहाँ पे एक का मतलब क्या है? इसके बीच में आपको डिस्क नहीं मिलेगी। S1, S2, S2, S3 इसके बीच में आपको डिस्क नहीं मिलेगी। जैसे L1, L2 के बीच में डिस्क मिल जाएगी, L2, L3 के बीच में डिस्क मिल जाएगी, L3, L4 के बीच में डिस्क मिल जाएगी। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा, बहुत रेयर केस होता है कि S1, S2 के बीच में मिल जाती है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा S4, S5 के बीच में डिस्क है, बोले वहां डिस्क बल्ज हो गई है। बात समझ में आई? बात समझ में आई तो थम्स अप करिएगा। कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर समझ पाए हैं तो आप थम्स अप करिएगा। बहुत बढ़िया। ऐसे ही हमारी कॉक्सियल वाली है जो टेल बोन, कॉक्सिडाइना जिसे हम लोग बोलते हैं, पुच्छल हड्डी भी हम लोग बोलते हैं, वो कितनी होती है? वो 4 होती है। वो फ्यूज होकर कितनी बन जाती है? 1 बन जाती है। तो अगर हमसे कोई पूछे भाई टोटल जो मन के हैं वो कितने हैं बिफोर फ्यूजन, वो 33 है। पूरी वर्टिब्रा कॉलम में अलग अलग जो वर्टिब्रा है मन के हैं वो है कितने? 33 है। लेकिन जब वो फ्यूज हो जाते हैं तो कितने बन जाते हैं? 26 बन जाते हैं। जनरली हमें 33 ही बताना है। ये अपने नॉलेज के लिए आप रखिएगा कि फ्यूजन के बाद कितने हो जाते हैं, पता होना चाहिए हमें, इतना तो पता होना ही चाहिए, ठीक है जी। समझ पाए आप लोग? थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने आज से शुरू कर दिया है, कनेक्ट कर पाए। जो लोग नए लोग हैं, जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं,
जिन लोगों ने पहली बार ये क्लास ली है, ठीक है, क्योंकि आज पहला ही दिन है, क्योंकि पहले भी हमने क्लास ली थी, तो जो लोगों ने पहली बार आज मुलाकात हो रही है तो उनके लिए ये बिल्कुल कुछ अलग रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। हम लोग इस तरीके से ही बेसिक एक एक चीज देखिए, एक दीवार को मजबूत बनाने के लिए जब तक आप एक एक ईंट को बढ़िया तरीके से नहीं रखेंगे तो आप नहीं रख पाएंगे, आप पूरी दीवार बहुत मजबूत नहीं बना सकते, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, नॉलेज ही वो एक रास्ता है जो आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। जब मैंने भी शुरुआत करी थी मैं भी बहुत कंफ्यूज था कि कैसे होगा, कैसे करेंगे, तो मेरे को लेकिन एक चीज पता था कि अगर हम सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो नहीं होगा। तो मैंने एक रास्ता अपनाया था जब मेरे को कोई नहीं जानता था, तो मेरे को एक चीज पता था, नॉलेज को अपग्रेड करो बिंदु, आप सिर्फ नॉलेज को बढ़ाओ। क्योंकि एक व्यक्ति ने कहा है, रॉबर्ट आपका एक व्यक्ति है जिम क्विक करके है, उन्होंने कहा है आज के समय के लिए, यू आर नॉट पेड फॉर द बूट स्ट्रेंथ, यू आर पेड फॉर द ब्रेन स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है, आप अगर पैरों से मेहनत कर रहे हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ से मेहनत कर रहे हैं, तो आप वो पैसा नहीं कमा पाएंगे जो आप ब्रेन से कमा पाएंगे। आज के समय का जो दौर है वो ये है, ठीक है। तो इसके ऊपर सभी लोग काम करेंगे, सभी लोग नई चीजें लगातार सीखेंगे। आज भी मैं सीखता हूँ, आज भी मैं कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें करता हूँ। जी बिल्कुल, ठीक है। एक व्यक्ति कह रहे हैं कि अगर पेशेंट को हम ठीक नहीं कर सकते तो केस को हमें खराब नहीं करना चाहिए। यही चीज हमें तो जाननी है कि कौन सा केस लेना है, कौन सा केस नहीं लेना है, ठीक है। आज की क्लास के लिए जैसे अगर अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कुछ चीजें पूछना चाहता है तो हम लोग ले सकते हैं। क्या हम क्वेश्चंस ले सकते हैं क्या? हाँ सर, हाँ ले सकते हैं क्वेश्चन। और हमारे साथ अरविंद सर भी जुड़े हुए हैं, तो जी जी जी, अरविंद जी आप भी आ जाइए। अरविंद जी कैसे हैं आप? सभी का क्वेश्चन ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। गुरु जी की जय हो, न्यूरोथेरेपी की जय हो। वेद पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, इसी संकल्प के साथ जो है हम सर बिंदु सर की क्लास सुनी, बड़ा मजा आया। देखिए ये हम लोगों का सौभाग्य है, पता है हम लोग जो पुराने लोग हैं वो बहुत परेशान हुए इन सब चीजों को सीखने के लिए, और हमेशा ये चाहते थे कि एक न्यूरोथेरेपिस्ट जो है वो इन चीजों को सीखने के लिए कई हमेशा प्लान बनते थे। जब भी दोस्त लोग मिलते थे तो प्लान बनाते थे कि यार एक टीचर को हायर करते हैं और इससे सब ये बारीक बारीक चीजें सीखते हैं, और वो प्लान बनता 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 आज हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन वो चीज कवर नहीं हो पाई। अभी का जो जनरेशन है जो नया सीख रहे हैं उनका सौभाग्य है ये कि उनको जो चीज हम लोगों ने 10-10 साल में सीखी है वो कुछ ही दिनों में सीखने का मौका मिल रहा है, और बड़ी डेप्थ में। जैसे आज आपको रोड में बिंदु सर ने बताया, वो गजब का डेप्थ वाला काम है। हम नॉर्मली क्या सोचते थे, हमें कमर दर्द का इलाज करना है, डिस्क हर्निएशन हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा बल्जिंग का नाम जानते थे, ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्डिलाइटिस या डिजनरेशन का नाम जानते थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने नए सुने, और उनकी जब गहराइयों में, यहाँ तो रोड में था, जब उनकी गहराइयों में पहुंचेंगे ना तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो किसी चीज के बारे में जानना इसलिए जरूरी होता है, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, और जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना तो पेशेंट को रिजल्ट भी आते हैं और आपके पास भी पेशेंट आते हैं। पेशेंट आने का एक ही माध्यम है, जैसे अभी बिंदु सर ने बताया कि ज्ञान को बढ़ाओ, तो ज्ञान के बढ़ने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस यदि आपके अंदर है तो आपको पेशेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, पेशेंट आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। सच बता रहा हूं मैं, आप मेरी बात का विश्वास मानिएगा, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इतनी डीप में हमें जाके स्टडी करने का मौका मिलेगा। बहुत सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए एनरोलमेंट किया। लेकिन आपके मित्र भी, यदि आप चाहते हैं कि आपके मित्र भी जो है इस व्यवस्था को सीखे, तो अभी शायद हो सकता है कि राकेश जी 12 बजे तक ये गेटवे चालू रखे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग एनरोलमेंट करो, क्योंकि एक न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए इन गहराइयों को जानना बहुत जरूरी है। वो एक तो क्या होगा, इन गहराइयों को जानने से अपनी भी परेशानियां कम करेगा और अपने पेशेंटों की परेशानियां भी कम करेगा। बिंदु सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लिया है, मैं उनसे कहूंगा कि वो पूरा दिन ले ले चाहे अपने क्लास के अंदर, कि हमें किन पेशेंटों को छोड़ना है। देखो पेशेंट लेने से ज्यादा जरूरी ये सीखना है कि हमें किन पेशेंटों को छोड़ना आना चाहिए। ये बहुत बड़ी कला है, हम लोगों ने ठोकर खा करके सीखी है। आपको डायरेक्ट सीखने का मौका मिल रहा है, वो आप ठोकर खाओगे ही नहीं। जैसे हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, जब हम किसी चीज से लड़ने का उसको मौका देते हैं तो वो टी मेमोरी सेल्स उस पूरे घटनाक्रम को मेमोराइज कर लेता है, वो उस चीज को जो है
अगली बार जब वो वैसे बैक्टीरिया वायरस अटैक करते हैं तो उसका सामना कर लेता है, और जेनेटिकली ये चीज दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है सारी की सारी मेमोरी। तो आप ये समझ के चलिए कि जो ये आपकी जो मेमोरी पावर बढ़ेगा आपके ब्रेन का, तो आप बहुत अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, आपके लिए वो बहुत बढ़िया रहेगा, शानदार रहेगा। बिंदु सर, वास्तव में मजा आया, आज मैंने पहली बार आपकी क्लास अटेंड करी, लेकिन आपका पढ़ाने का तरीका वास्तव में लाजवाब है, बहुत शानदार है, और हमारी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हालांकि बिंदु सर, मुझे लगता है कि आज की क्लास या 2 या 3 दिन की क्लास कोई कर लेगा ना बिंदु सर की, तो 1111 रुपए वहीं वसूल हो जाएंगे। वैसे एक ही क्लास में, आज की क्लास में मेरे तो वसूल हो गए, लेकिन और किसी के चाहे तो वसूल हो जाएंगे, और बाकी की सारी क्लास आप लोगों के लिए फ्री है। आपने 3 क्लासेस भी बिंदु सर की कर ली ना, तो आपके 1111 रुपए बिल्कुल वसूल है, और आप ये समझिएगा कि बाकी आने वाली सारी क्लास बिंदु सर की जो है फ्री है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम जो है इन चीजों को समझ पा रहे हैं बहुत कम समय में, बहुत अर्ली स्टेज में, नहीं तो इसके लिए बहुत लंबा समय देना पड़ता है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। बिंदु सर, एक बार फिर मैं आपका हृदय से जो है आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतनी प्यारी क्लास लेने जा रहे हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया, क्योंकि देखिए इसमें मैं एक चीज शुरू से ही, जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी, तो मेरी आज आपसे भी आज बात हुई थी कि मेरी सब लोगों से किसी से जान पहचान नहीं थी, मैं किसी को भी नहीं जानता था, मैंने किसी को ना कभी बात करी ना फोन किया। मेरे को एक ये था कि हमें अपने ऊपर काम करना है। पहले आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंचिए, ठीक है, लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, अपने आप कनेक्ट करेंगे, यू विल नॉट हैव टू मेक द एफर्ट्स। तो मेरे को ये था कि हमें, जब तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे, कोई आपको नहीं एफर्ट के लिए कोई अप्रोच नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप पहुंच जाएंगे, लोग अपने आप आएंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे कैसे करके, क्योंकि ये चीजों को भी हमने, जैसे आपने कहा कि ये सारी चीजों को सीखने में ऐसा नहीं एक दिन लगा, हमारे पास इतने सारे केसेस आए, 100 केसेस जब ठीक किए तो एक चीज हमें पता चल पाई कि ये चीज ऐसे करके नहीं, ऐसे करके करना है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग रख रहे हैं कि भाई सिंपल तरीके से ही, आपके पास ये पेशेंट आ रहा है तो कौन से क्वेश्चन पूछो। सबसे पहला होता है जब हम डायग्नोज करेंगे पेशेंट को, तो क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, आपको कैसे कन्वर्सेशन होनी चाहिए। तो हम लोग एक दिन उसको भी लेंगे, 1 घंटे की हम क्लास लेंगे, वो जबरदस्त रहेगी। आप उसके वो क्लास डायग्नोसिस लेने के बाद आप कभी भी कंफ्यूज होंगे ही नहीं कि पेशेंट को कैसे कनेक्ट करवाना है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि आपके साथ अगर पेशेंट जुड़ा नहीं, जैसे हमने एक क्लास करी है क्लिनिकल हिप्नोसिस का, जैसे मैंने कंप्लीट एक कोर्स किया, तो उसके अंदर हमने एक चीज सीखी थी, रैपो बिल्डिंग। शायद आप जानते होंगे रैपो बिल्डिंग में क्या होता है कि अगर आपको सामने वाले की फ्रीक्वेंसी मैच करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बात करनी है, कैसे करके उसके साथ रैपो बिल्ड करना है। एक बार रैपो बिल्ड हो गई, देन वी विल हैव गुड फ्रेंड्स। कि जैसे अगर कोई अनजान व्यक्ति है, तो जैसे आपके सामने कोई बैठा हुआ है, तो आप डायरेक्ट ये नहीं पूछ सकते कि आपके कितने बच्चे हैं, आप डायरेक्ट कभी नहीं पूछते ना। आप क्या पूछते हैं कि अरे आज का मौसम बड़ा अच्छा है, या छोटे क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग वो डायग्नोसिस के अंदर ऐसे ही सीखेंगे कि पेशेंट आपके पास आए तो क्या, कहाँ से शुरुआत करें, ताकि वो लेवल वाइज लेवल आप उससे ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे कि वो एज अ फैमिली मेंबर बन जाएगा। और हम लोगों ने जब गुरुजी की किताबें पढ़ी, हमने देखा तो नहीं गुरुजी को, लेकिन जब हम लोगों ने किताबें पढ़ी इन डेप्थ, जब हमने पढ़ना शुरू किया, आप भी मानेंगे नहीं, जब हम लोगों ने पहली बार 2020 में मैं भैया के पास आया था, रामवता शर्मा जी हमारे गुरुजी हैं, ठीक है, हमें बोलने में भी कोई हर्ज नहीं है, और वो बहुत अच्छा, उन्होंने हमें एज अ छोटे भाई की तरह हमें उन्होंने सिखाया, और ऐसे करके सिखाया। और जब मुझे पहली बार किताबें मिली थी, 4 किताबें थी, तो एक रात में मैंने बैठ के पढ़ी थी कुछ चीजें उसके अंदर। मैंने कहा है क्या, मेरे को देखना है बस, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को ह्यूमन फिजियोलॉजी एनाटॉमी आती थी, तो मेरे को देखना था ये काम कैसे करती है चीजें। तो मैंने एक रात में बैठ के ही सारी चीजें करी, मैंने कहा बस शानदार था। तो वो कहीं ना कहीं वो जो एक अंदर से वो था, हमें सीखना है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी, वो हमारा पूरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे फादर भी डॉक्टर थे, मेरी मदर भी डॉक्टर थी। कहीं ना कहीं हम लोगों ने बचपन से वो पेशेंट का एक देखा है, वो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और अनूप जी हमारे साथ आए हैं, अनूप जी की भी कई सारी क्लासेस हमने इनिशियल फेज में देखी थी, बहुत सारी चीजें अनूप जी से सीखी। होता है ना कि एक एक चीजें कहीं से भी जो चीजें आपको मिल रही है, हमें बोलने में भी कोई हर्ज नहीं है कि हमने सीखा है इनसे भी। हर एक चीज हर व्यक्ति से सीखी जाती है, कि जो छोटा बच्चा भी अगर कुछ चीज वहां से भी सीखने के लिए मिल रहा है तो हमने सीखा है। तो जितने भी नए लोग हैं, तो हमारा भी ये कहना है, आप देखेंगे कि ये जो हमारा अप्रोच है जो 40 दिन का, क्योंकि हम लोगों ने भी, मैंने भी बहुत सारी बातें नहीं करी सब लोगों से, तो आप देखेंगे कि इन 40 दिन के अंदर ये पूरा एक यू टर्न होगा, नए लोग के लिए भी है, पुराने लोगों के लिए भी है। क्योंकि जो चीज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग, मैं जो इसका चार्ज पे करता हूँ, जो मैं चार्जेस लेता हूँ,
जो हमारे वहाँ जो पेशेंट स्टूडेंट सीखने के लिए आते हैं 20,000 से लेकर 25,000 हम लोग चार्ज करते हैं इसी का ही, ठीक है। जो चीज आपको यहाँ पे इतने कम के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और उसमें कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है जीवन में कि आप जितना देते हैं ना उससे कई गुना ज्यादा आपको मिलता है। मैंने ये चीज देखा है नेचर में, मैंने ये चीज देखा है। आप सिखा के तो देखो, आप दिल खोल के हम जब सिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस सीखने के लिए मिलते हैं कि आप सब लोग बस जुड़ो, बस आप आओ, देखो, जैसे बताते हैं आप वैसे करके करिए, बहुत शानदार मजा आएगा। अनूप जी आप कुछ बताइए, आपको सिर्फ वीडियोस में देखा है मैंने, बात तो नहीं हुई आपसे कभी मेरी। डॉक्टर सुधा बिंदु जी, आपका अनूप सर आपकी आवाज चली गई। सॉरी कट गया था। जी 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 जैसा कि नाम सुना था उससे कहीं ज्यादा जी। पाए हैं आपको, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने जो सोचा था इस प्लेटफॉर्म में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज स्पाइन और स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड आपको दे पाए। तो इसके लिए हमने सबसे अच्छा जो माहौल तैयार करने के लिए जो आपका नाम सजेस्ट किए थे उसमें हम लोग खरे उतर गए हैं। और आपने जो ज्ञान आज दिए हैं बेसिक से लेकर जो एडवांस नॉलेज देने का जो हमको वादा किया है, समझ लीजिए दृढ़ संकल्प किए हैं हम लोगों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका सिखाने का जो कला है वास्तव में बहुत ही जानदार है। मैं खुद ध्यान से सुन रहा हूँ, मैं कान में ईयरफोन लगाया हूँ जी जी हैं, जी। और एक भी शब्द न टूटे इसके लिए मैं पहले से ही व्यवस्था करके बैठ गया था। ये मैं आज स्टैंड लेकर के बैठा हूँ सामने में, नहीं तो पहले जब क्लास रहता था तो हाथ में मोबाइल हुआ करता था। मैं आज बकायदा स्टैंड में लेकर के बैठा हूँ आपका नॉलेज लेने के लिए। और जहाँ जहाँ से सीखने को मिले वही हमारे गुरु। यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, बस जो जहाँ से सीख जाए वही हमारे गुरु। तो आज हमारे गुरु के पद पर आज आप बैठे हो और आज हम रहता है, और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और आज सभी जितने लोग जुड़े हैं तो उनके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। स्पाइन से रिलेटेड, आर्थो से रिलेटेड नॉलेज लेना है, जितना लेना है, जितना सवाल पूछना है, अपना मन का जितना भी शंकाएं है आप उनको नोट करके रखिए, और जहां जहां पर जरूरत पड़े आप डॉक्टर बिंदु जी से आप अवश्य पूछिए। और उनका नॉलेज हम जितना एक्सेप्ट कर ले जिंदगी में, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ जाएंगे स्पाइन और स्केलेटल रिलेटेड प्रॉब्लम में। तो और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आप बहुत ही बोले स्टेज छोड़ करके आज हमारे छोटे से स्टेज में हमारे जो न्यूरोथेरेपिस्ट बंधुओं के लिए जो अपने समय निकाले हैं, ये हमें गौरवान्वित कर रहे हैं। और उस गौरवपल समय में हम आपका बहुत बहुत कृतज्ञता पूर्वक अभिनंदन भी कर रहे हैं। बहुत ही चैरिटेबल रेट में, हम रेट नहीं बोलेंगे उनको, बहुत ही छोटा सा सम्मान स्वरूप जो हम लोग आपको दे रहे हैं उससे कई गुना हमको वापस दे रहे हैं। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे, आजीवन आभारी रहेंगे। ये मैं सबके तरफ से आपका कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ। देखिए मैंने एक चीज सीखी है, मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जैसे होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि हम लोग कर रहे हैं, नहीं। जैसे हमारे पास भी पेशेंट आते हैं तो पेशेंट बोलते हैं सर ठीक होंगे या नहीं होंगे, मैं फोटो दिखा के कहता हूँ देखो वो बैठे हुए हैं, हमें तो टेंशन नहीं है ना, हम अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे। वो बैठे हुए हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। आप मानते हैं ना भगवान को? हम सीधा कहते हैं आप मानते हैं भगवान को? बोलते हैं हम मानते हैं। आप उनके पेशेंट जब ठीक नहीं होता, पता है हमसे ये कहता है कि सर लगता है हमारे अंदर कुछ कमी है, हमारे अंदर कुछ कमी है, शायद हम इसीलिए ठीक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 10 पेशेंट आपके पास ठीक हो रहे हैं, सिर्फ मैं रह गया। तो हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि ये चीज उन्होंने कैसे फील करा, क्योंकि हमारे एफर्ट देख के। आप जब 100% एफर्ट देंगे पेशेंट के ऊपर तो पेशेंट कुछ एकाध रहता है, एक पेशेंट रहेगा, एक दो पेशेंट रहेगा। आप भी भगवान नहीं है, होता है कुछ ना कुछ, कई बार कार्मिक की वजह से हो जाता है। कार्मिक है, उसका कुछ कार्मिक होगा तो वो शायद नहीं हो पाए, बहुत कुछ रेयर होता है। लेकिन तो हमने एक चीज सीखा, मालिक है और कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि हम ये नॉलेज को आगे सब लोग के साथ कनेक्ट कर पाए। वरना 2 महीने पहले शायद मैं भी आपको नहीं जानता था, 1 महीने पहले भी शायद हम लोग तो अभी ही मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इससे पहले तो कभी ना मुलाकात हुई, ना बात हुई, ना पता था कि ऐसे करके आपको सिर्फ मैंने भी वीडियोस में देखा था। तो कहीं ना कहीं चीजें आप कहीं ना वो यूनिवर्स चाह रहा है जो हम उसी की तरफ हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर सिर्फ मैं आप अपना बता रहा हूँ कि अगर सिर्फ मेरे को पैसा देखना होता तो मैं कभी नहीं आता, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। क्योंकि जो चीजें मैं
20,000 रुपए लेके सिखा रहा हूँ, वो चीज मैं यहाँ पे ऐसे करके कैसे मैं सिखा दूंगा? आप बताइए। एक तरीके से मेरे को लॉस हो रहा है कि जो मेरे पास जो न्यूरोथेरेपिस्ट आते थे बाहर से, वो कहीं ना कहीं शायद अब डाइवर्ट हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। क्योंकि मुझे पता है, एक चीज पता है, जहाँ पे मैंने इतने लोगों को ऐसे दे दिया तो बहुत सारे लोग होंगे जो आके भी सीखना चाहेंगे, जो हमारी माउथ पब्लिसिटी करेंगे ही करेंगे। क्योंकि लोग जब तक आपको जानेंगे ही नहीं तो कैसे करके भी होगा। और हम लोग आगे जो चीजें आज हमने बताई है क्लास के अंदर, वो एक एक चीज आने वाली क्लासेस के अंदर आप लोग सीख पाएंगे। क्योंकि पहला जो स्टेप है, जो मैंने आपसे कहा कि स्पाइन के बारे में, स्पाइन से रिलेटेड कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। वो जैसे ही खत्म होगा, आप एमआरआई खुद ब खुद सीख जाएंगे। मैं नहीं सिखाऊंगा आप लोगों को, आपको मैं पढ़वाऊंगा एक एक व्यक्ति को। यहाँ पे पुराने लोग तो जानते हैं, लेकिन नए लोग जो हैं, नए लोगों को आप देखिएगा, हम आपको कुछ रिपोर्ट्स भेज देंगे। आप उस क्लास को करने के बाद आप पढ़ के, खुद ही पढ़ के आप हमें बताएंगे कि सर कैसा हो रहा है, हम पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आप 80% भी सीख गए ना, तब भी बात बन जाएगी। 20% हम लोग लेके चलते हैं, 20% थोड़ा सा ऊपर नीचे रिपोर्ट्स में रहता है, लेकिन 80% अगर आप समझ पा रहे हैं, आप यू कैन डू दैट। पेशेंट को आप 100% समझा दोगे कि भाई एक्चुअल में क्या हुआ है। देखो सारा गेम क्या है, लास्ट बात मैं बता रहा हूँ, सारा गेम क्या है, पेशेंट आपके पास आया, आप उसकी प्रॉब्लम को सबसे पहले उसको समझाओ कि क्या हुआ, क्या है, मुझे साइटिका हुआ है, कैसे ठीक होंगे। यू हैव टू गिव द रोड मैप। जब मेरे पास एक पेशेंट आता है तो मैं क्या करता हूँ पता है, उसको बताता हूँ कि ये देखो ये है रोड मैप, इसको फॉलो करना है। वो बोलता है कि ठीक है, हो जाएगा, फिर तो ठीक हो जाऊंगा मैं। अगर आप बोलोगे सिर्फ मैं ठीक कर दूंगा 2 दिन में, तो कभी नहीं आएगा आपके पास। और यहाँ पे एक चीज आप समझिएगा, पैसे का खेल है ही नहीं, नॉलेज का खेल है। पैसा तो आप जितना मांगोगे वो पेशेंट देने के लिए तैयार है। हमारे स्टूडेंट्स पता है ऐसे हैं कि जिन्होंने, पेशेंट ने कहा कि सर गारंटी दे दीजिए, स्टूडेंट ने कहा गारंटी दे देंगे, 80,000 रुपये लेंगे। उसने कहा ठीक है, आप 40,000 रुपये अभी लीजिए और 40,000 रुपये ठीक होने में कितना टाइम, बोले 2 महीना। 15 दिन में पेशेंट ठीक हुआ और 40,000 रुपये फिर से दे दिया उसने। पुलिस वाला था, तो सोचिए क्यों देगा, सिर्फ नॉलेज की वजह से। ठीक है, तो हम लोग जो सीखेंगे इसके अंदर वो ऐसी चीज रहेगी। और आने वाले टाइम में जब अलग अलग जगह अगर सेमिनार्स होंगे तो हम लोग जरूर मिलेंगे, और उसके अंदर हम लोग बहुत इन डेप्थ चर्चा भी करेंगे, कैसे करके क्या क्या चीजें हो सकती है। और कहीं ना कहीं मेरे को भी सीखना है, क्योंकि देखो सबका एक लालच है, मेरा भी एक लालच है। सिंपल मैं बता रहा हूँ आज आप लोगों को कि भाई मुझे भी सीखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% हूँ, मैं बहुत छोटा सा पार्ट मेरे को पता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें अभी सीखनी बाकी है। एक जर्नी की तरह है। आप लोग भी एक चीज समझिएगा कि कभी भी कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि मैं सीख चुका हूँ। लाइफ इज अ जर्नी, और लर्निंग भी एक जर्नी है। मैं भी आज भी डेली क्लासेस में कुछ ना कुछ नई चीजें सीखता हूँ, डेली कुछ ना कुछ। हम लोग आगे चल के बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले सकते हैं। हाँ, आप लोग जिसकी क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। थोड़े से क्वेश्चंस हम लोग ले सकते हैं आज के लिए। अनुप सर और बिंदु सर उनको समझा देंगे। जी। फर्स्ट पहले रितु जी, आपकी क्या क्वेश्चन है? मैं अनम्यूट करता हूँ, मैंने जिनका नाम लेता हूँ वो बोलेंगे, ठीक है? पहले रितु जी। हाँ जी, राम राम सर। राम राम जी, राम। पहले तो सर आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारी क्लास ले रहे हो। और सर मुझे खुद को प्रॉब्लम थी ये बैक पेन की ना, L4-5 में। अब मुझे लग रहा है कि मैं 100% ठीक हो जाऊंगी, बिल्कुल। क्योंकि मैं पेशेंट देखती थी लेकिन उसके बाद मुझे खुद को दर्द शुरू हो जाती थी। और आप यकीन मानोगे, मैंने पंचकर्मा का ट्रीटमेंट करवाया 1 हफ्ते का। उन्होंने 16,000 रुपए लिए मेरे से, और फर्क नहीं पड़ा कुछ भी। और मैं अभी भी मेरे दर्द होती है, MRI भी करवा रखी है, मैं आपको शेयर करूंगी कभी। तो उसके लिए सर आपको बहुत बहुत थैंक यू। और आपको थैंक यू करना था। जी ठीक है। और देखिए इसके अंदर ना जो चीजें मैंने, कुछ चीजें अलग भी सीखी है, चीजें अलग है, वो चीजें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कुछ वीडियोस के माध्यम से, कुछ अलग अलग तरीके से। तो उसको भी आप देखिएगा, करिएगा ऑन द स्पॉट। अगर रिजल्ट चाहिए, किस तरीके से हमें रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए पेशेंट को कुछ नहीं चाहिए, पेशेंट ठीक होना चाहिए। साम काम दंड भेद कैसे करके भी आप ठीक करिए। पेशेंट तड़प रहा है दर्द के मारे, आपको पता होना चाहिए उसको अगले शब्द क्या बताना है। पेशेंट का दर्द बढ़ गया है तो उसको कैसे करके समझाना है, कैसे उसको काम डाउन करना है। अगर पेशेंट को तड़पता हुआ आ रहा है आपके पास, इनिशियल फेज का है, एक्यूट फेज का है, वो रो रहा है,
आपको कैसे उसको कम डाउन करेंगे। आपके पास, मेरे पास ऐसे पेशेंट आया 3 बजे फोन करा रात में, आज ट्रीटमेंट दिया है, रात में 3 बजे हमारे असिस्टेंट को फोन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब रो रहे हैं, दर्द हो रहा है, क्या करें, कैसे ठीक होऊंगा मैं। आज उस पेशेंट की कंडीशन है 85% बोल रहा है सर मैं ठीक हूँ, आपने मुझे बचा लिया। ठीक है, उसके तो अंदर से ऐसी से आती हैं, फिर वो ब्लेसिंग देता है ये कि होगा, आप वो क्या चीज बतानी है, कैसे करके वो कैसे काउंसलिंग करनी है, हर एक चीज, एक एक चीज हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। आप देखिएगा थैंक यू कि सर। आपको जैसे बताएंगे आप बहुत अच्छा अपने आप को भी ठीक कर पाएंगे। ओके, जी थैंक यू सर। नेक्स्ट हेमलता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार सर। जी 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 जी, सर नमस्ते। मेरे पास आज से 2 साल पहले एक स्पाइन के टीवी का केस आया था। जी उनके D10 और D11 में टीवी थी सर। वो तो बहुत हद तक ठीक होके गए, मेरे यहाँ से 80% ठीक होके गए हैं। उनको व्हील चेयर पे 3 बंदे लेके आए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, जी सर, मेरे यहाँ से वो साइकिल चलाते हुए गए हैं। और सर जो सबसे अच्छा रिजल्ट उनका रहा था, जेल ट्रीटमेंट का रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसमें देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि न्यूरोथेरेपी से बोन टीबी का इलाज नहीं हो सकता है, हम कभी नहीं कह सकते। ठीक है, हो सकता है, लेकिन हमने एक चीज, एक लाइन को हमेशा जोड़ना है, क्या उस पेशेंट को आप डील कर पाएंगे, क्या उस पेशेंट को आप समझा पाएंगे, क्या उस पेशेंट का जब दर्द बढ़ेगा तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे। अगर वो करना जानते हैं आप तो आप ले लीजिए, अगर आप नहीं जानते तो आप मत लीजिएगा। बिल्कुल, मैं मेरी लाइन बिल्कुल क्लियर है, मेरे कॉन्सेप्ट मैंने ऐसे करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं, मैंने बहुत बारीक लाइन खींची है, क्योंकि जो पेशेंट मुझे लगता है कि वो साइकोलॉजिकली आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि कुछ पेशेंट होंगे, ठीक है, वो रहेगा, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, वो पेशेंट ठीक नहीं होगा, और वो पहले दिन से ही पता चल जाता है। आपकी इंट्यूटिव पावर हमेशा, उसको कभी आप नजरअंदाज मत करिएगा। जैसे मैंने, जब भी मेरे अंदर से एक आवाज आती है ये पेशेंट को ले लो ठीक हो जाएगा, चाहे वो कितना भी क्रिटिकल है, आवाज आ गई ले लो तो ले लो, कोई डाउट नहीं किया। अभी एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का केस था, चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, विद इन अ मंथ मैजिकल हुआ, मैजिक ट्रीटमेंट था, मैजिक हो गया बिल्कुल। हमें भी बिलीव नहीं था, हमारे थेरेपिस्ट को बिलीव नहीं था कि कैसे ठीक होगा ये, और वो विद इन अ मंथ मैजिक था मतलब। ठीक है, तो आपकी इंट्यूशन क्या कहती है पेशेंट को देख के कि ये ठीक होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो मत लो, होगा तो ले लो। ठीक है, आगे। ठीक नेक्स्ट है, रेखा चौरसिया जी, आप बोल सकते हैं। जी सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी क्लास ले रहे हैं सर। सच में आपने कहा ये कार्मिक फल है जो हमें एक साथ इतने सारे गुरुओं का ज्ञान मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, मतलब हम लोगों को, जैसे मेरे दोनों बच्चे हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, तो उनको अभी शुरुआती में ही है कि उनको सर्वाइकल पेन है। जैसे मेरी बेटी 20 साल की है, अभी उसका इंजीनियरिंग, तो उसने, उसकी CS ब्रांच है, तो सर अभी उसका स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज्यादा है, तो मतलब उसकी कल बोली मुझसे कि मुझे हाथ से मुट्ठी टाइट बनाते नहीं बन रही। तो मुझे बहुत टेंशन हो गई कि हमने फिर उससे बोला कि थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा सा मैं क्लॉकवाइज करी। तो सर ये तो बहुत अच्छा है कि आपसे सीख के मैं उसको, अभी मेरे पास आई है छुट्टियों में, तो मैं उसको ठीक कर पाऊंगी और उसको बता पाऊंगी कि वो खुद भी क्या करे और अपने हॉस्टल की सारी फ्रेंड्स को क्या करवाए कि वो सब ठीक हो जाए। और सर मेरा ये था कि मेरे 20 साल पहले अचानक क्या हुआ था, घुटने के नीचे और कोहनी दोनों हाथ अचानक सिर्फ आधे मिनट के लिए दोनों हाथ शून्य पड़ गए, दोनों पैर शून्य पड़ गए। तो सर वो क्या था, मैं वो जानना चाहती हूँ। उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ दोबारा। तो मैंने आयुर्वेदिक दवाइयां खाई थी, एक्सरसाइज करी थी, तो ठीक हो गई। तो सर ये छोटी छोटी सी चीजें, और जो बच्चे जो बैग टांगते हैं उनको सर्वाइकल पेन होता है सर, तो ये सब बहुत कुछ सीखने वाले हैं सर। थैंक यू सर। और ये सर थोड़ा सा क्या करना चाहिए कि इनिशियली जिनको होता है उनको ठीक कर पाए। देखिए, हम लोग हर एक चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे अभी। अब क्या है ना, क्लास को हम लोग खत्म कर रहे हैं, आगे चल के हम लोग, जैसे किसी को सर्वाइकल है, इनिशियल फेज में है, आप इनिशियली, जैसे अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो क्या क्या चीजें हम लोग सुबह सुबह कर सकते हैं, या बैक पेन अभी है भी नहीं, अगर आप चाहते हैं मेरे को कभी बैक पेन ना हो, तो उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग आगे चल के सारी चीजें बताएंगे, एक एक चीज बेसिक से लेके एडवांस, जो भी चीजें हमने सीखी हैं, एक एक चीज उसके अंदर आप देखिएगा, सीखिएगा, करिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, जी सर, आगे थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। अनूप जी, आप थोड़ा सा बताइएगा, आगे आगे
कहाँ चले गए? आज तो मैं श्रोता बनकर बैठा हूँ। ऐसा नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए खाली। हमें तो अच्छा लग रहा है ना। देखिए होता है क्या, लेकिन 10:30 बजे तक ज्ञान समाप्त कर दिया करें जी, बड़ी ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगी। अब देखिए क्लासेस को, आज की जो क्लास है हमारी आज तक यहीं हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि आगे के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि क्लास को हम लोग बहुत ज्यादा ना लेंदी करेंगे, ना क्लास को बहुत ज्यादा बोरिंग करेंगे। मैं ऐसे करके नहीं पढ़ाऊंगा कि आप बोर हो जाए, आपके बाउंस होने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। हम लोग कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे कि वो एक बार में याद हो जाए, उसको आज के बाद फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। रिवीजन आप कर सकते हैं रिवीजन को। और एक चीज और करिएगा, सभी लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। आगे आने वाली जो क्लासेस है उसके अंदर आप लोगों को कुछ चीजें लिखने की जरूरत पड़ेगी, वरना होगा क्या, आप लोग बोलते रहेंगे सर वीडियो नहीं मिल रही है, हम लोग दोबारा वीडियो देखना चाहते हैं, अवेलेबल नहीं हो पा रही है। कई बार देखिए डिले हो जाता है, तो वो चीज ना हो। जैसे मैं भी आज भी करता हूँ, कोई भी क्लास में जब लेता हूँ तो मेरे पास एक डायरी है, एक कॉपी है मेरे पास, जिसके अंदर जितने कोर्सेज करे हैं सब कुछ है उसके अंदर लिखा हुआ। तो मैं भी यही चाहता हूँ, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, चाहे आप कभी भी खाली हाथ ना बैठे, आपके हाथ में एक पेन और कॉपी होनी चाहिए, कि कहाँ कौन सी बात कहाँ पे क्या काम आएगी आपको नहीं पता। ठीक है सौरभ, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्लास। सर दो लोग हैं तो उनकी ले लेते हैं, बाकी उसके बाद फिर हम आज की समाप्त करते हैं। ठीक है साजिद जी है हमारे साजिद जी है, आप तो जान ही रहे हैं साजिद जी को। हाँ मैं जानता हूँ, मैं साजिद जी को, हमारे स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट है। हाँ तो आप उनका अभी सर ये मंच जो है सर, हमारे जो धुरंधर आचार्य रामचंद्रन जी है, अनूप सर है, अरविंद सर है सर, उसमें ऐसा मुझे फील होता है आपको मिस कर रहा था सर, तो ईश्वर ने देखो हमको आपसे मुलाकात करवा दी सर। नहीं देखिए, और सर आपके पास हमने सर बहुत अच्छे तरीके से सीखा है सर, और आपका जो मेन जो प्रिंसिपल है सर, कि लिमिट क्रॉस करके कहीं भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करने की सर जी, वो बढ़िया ट्रीटमेंट है सर आपका जी। और सर ये आप ओके सर यहाँ पे देख के बहुत दिल खुश हुआ। और सौरभ जी, हम पुरानी याद ही आ गई सर, पुरानी याद ही ताजी हो रही है। 4 साल पहले जो हम ऑनलाइन आप क्लास ले रहे थे सर, हम साथ में ही थे सब। जी 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 जी, थैंक यू सर। ओके लास्ट हम लोग ले लेते हैं हमारे बड़े भैया नागपुर से। जी जी हाँ नमस्ते जी सभी को। नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे? नमस्ते सर, शानदार, जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से आपने क्लास ली है सर। और आपको मैंने पहले इंस्टाग्राम पे भी देखा है सर, आप बहुत फेमस आदमी है सर। अच्छा, नहीं ऐसा मत बोलिए, हिंदू सर हमारे बहुत फेमस है। हाँ, और एक चीज मैं बता दूं, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था बच्चों के, मतलब रेखा जी ने ही पूछा था, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों को अजीब भी लगे, लेकिन वो जो पुराने जमाने में जो चक्की चलाते थे ना हाथ से, जी वो एक्सरसाइज मैंने देखा है कईयों को, वो एक्सरसाइज करने से सर्वाइकल, स्पाइन और हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी ठीक हुए हैं। वो सिर्फ चक्की चलाने से, हाथ से नीचे बैठ के अगर सीधे करके चक्की चलाया जाए तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी एक्सरसाइज है वो। जी सर, ये तो बहुत ही अच्छा है। हमारे ये पतंजलि वाले सर भी बताते हैं कि चक्की आसन जो है वो बहुत ही कारगर है सभी महिलाओं वो हार्मोनल बैलेंसेस के लिए और स्पाइन के लिए और मसल स्ट्रेंथ के लिए, बोन डेंसिटी के लिए बहुत अच्छा लगा मेरे को वो एक्सरसाइज। ठीक है चलिए, तो चलिए आज का सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। अनूप सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? भगवान समय हो गए हैं सबका, है ना। और अगले बार यही है कि जब नेक्स्ट सेशन आएंगे सर का, तो आप समय पे जुड़ जाइएगा और समय पे क्लोज करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर किसी का कीमती समय है। और जितना जल्दी जुड़ेंगे, जितना ज्यादा नॉलेज लेंगे, फिर नॉलेज को भी एक स्टोर करके रखना है ना, समझ गए हैं। तो टाइम टू टाइम आप जुड़िए और नॉलेज का आनंद लीजिए। और आज के सत्र के लिए सुधा बिंदु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका ज्ञान सर्वोपरि बन करके हमारे हर मन मस्तिष्क में समाहित होते जाए, बस यही कल्पना के साथ, यही आशा के साथ आज का सत्र को विराम करते हैं। सर आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? मिलेंगे, रिकॉर्डिंग मिलेंगे, सबको मिलेंगे।
सर अगर मिल जाती तो हम फिर नहीं, रिवाइज कर लेते इतना तत्काल नहीं मिलेगा, थोड़ा समय इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रिकॉर्डिंग को फटाफट बनाना मुश्किल जाता है, एडिटिंग करने में भी समय लगता है। तो वो मिलेंगे कि जो जो सत्र में भाग लिए हैं उन सबके लिए रिकॉर्डिंग मिलेंगे। धन्यवाद बिंदु सर नमस्कार। बिंदु जी। हेलो हेलो बिंदु सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर मैं संदीप सिंह राव उत्तराखंड से। संदीप जी कैसे हो? बस बढ़िया सर। चलिए चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर आपकी। आगे की ठीक है क्लास सर, में हम लोग मिलेंगे। ठीक है सर। नमस्कार सर। ओके नमस्कार।